हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है विनयकांत भल्ला और मैं आपको स्वागत करता हूं इस रिवीजन सीरीज में। तो आज हम लोग एनएलएम का दूसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों ने कल वाला लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा। आप लोगों को मैंने क्वेश्चंस दिए थे और कुछ क्वेश्चंस कराए भी थे एंड आई सेड कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस करने हैं जो मैंने कराए हैं, जो आपको होमवर्क दिया है। नाउ जो कल आपको क्वेश्चंस दिए थे, जस्ट फॉर देयर आंसर्स, मैं वो क्वेश्चंस दोबारा लेकर आया हूं और इनके आंसर्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो आप लोगों को जनरली आंसर्स यही मिल जाया करेंगे, तो आपको जो भी पीडीएफ मिलेगी उसमें आंसर्स यहां पर रहेंगे, ठीक है। तो कल जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे उन सबके, चाहे वो मैंने सॉल्व किए थे चाहे आपका होमवर्क था, उन सबके आंसर्स यहां पर है ताकि आप लोग मैच कर सके क्या है क्या नहीं है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्प्रिंग के बारे में। तो आज हम लोग स्प्रिंग से ही स्टार्ट करेंगे। हम लोगों को आज देखना है कि जो इक्विलिब्रियम पे प्रॉब्लम्स होती है वो कैसे सॉल्व होती हैं, डायनामिक्स पे प्रॉब्लम्स होती है वो कैसे सॉल्व होती हैं, सूडो फोर्स के बारे में बात करना है, कंस्ट्रेंट रिलेशंस के बारे में बात करना है। एनएलएम चैप्टर जब आप उसका इंडेक्स बना के देखोगे ना, काफी छोटा सा ही है, ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। मेजॉरिटी में क्या होता है, जो हमने कल बात की थी कि फोर्स, एवरेज फोर्स, इनर्शिया और ये हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इन पे मेजर क्वेश्चन होते हैं। या फिर डायनामिक्स पे क्वेश्चन होते हैं, पुली वाले क्वेश्चन होते हैं, ब्लॉक लगा दिया, पुली लगा दी, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। या फिर इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन होते हैं। सूडो फोर्स इज अ पार्ट ऑफ डायनामिक्स एज वेल, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ जाती है, बस और कुछ नहीं होता। तो फिलहाल हम इतना ही करेंगे। फ्रिक्शन हम लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग के बारे में हम लोगों ने बात की थी और अभी तक जो मैंने आपको बताया था स्प्रिंग के बारे में वो इतना ही था कि जो स्प्रिंग फोर्स होती है वो हमारे पास माइनस के एक्स के बराबर होती है। दूसरा, स्प्रिंग के लिए अगर कोई भी स्प्रिंग है, के इंटू एल की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है। के इंटू एल हमारे पास चेंज नहीं होता है। एंड आज हमें बात करनी थी, क्योंकि हम लोगों को देखो स्प्रिंग के बारे में आगे हुए एसएम में भी पढ़ना ही है और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जब हम लोग सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे तब भी जरूरत पड़ेगी। तो आपको मैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग तो पढ़ा चुका हूं। लेट्स टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग एज वेल, वो भी यही कर लेते हैं ताकि आप लोगों को बार बार ना करना पड़े। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं आपको जानना है। स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन दो ही टाइप के होते हैं, एक हमारे पास होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं, सीरीज कॉम्बिनेशन आप लोग कैसे याद रखोगे। सीरीज कॉम्बिनेशन आप याद रखोगे कि जब हमारे पास स्प्रिंग में फोर्सेस सेम हो तब वो सीरीज कॉम्बिनेशन। उसमें होता क्या है देखो, लेट से मैंने एक स्प्रिंग लिया, ये हमारे पास पहला स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है। ये हमारे पास दूसरा स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। और हमें बताना है इन दोनों की जगह अगर मैं केवल एक स्प्रिंग लगाता हूं तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा। तो दैट इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें होता क्या है, ध्यान से समझना। अगर मैंने इसे खींचा तो हमारे पास पहले वाला स्प्रिंग भी खींचेगा और दूसरे वाला स्प्रिंग भी खींचेगा। तो कहने को तो मैंने ओवरऑल इसे कितने से खींचा, कहने को तो मैंने इसे ओवरऑल x से खींचा, बट द थिंग इसके दो अलग अलग स्प्रिंग है। ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, ये हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। मान लो इसकी एक्सपेंशन जो हुई वो x1 से हुई, इसकी एक्सपेंशन हमारे पास x2 से। नाउ व्हाट हैपेंस इन स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमने इसे यहां से खींचा है, कुछ फोर्स लगाई होगी, तो ये K2 वाला जो स्प्रिंग है ये इसे इस तरफ खींचता है, इसको लिखता है FS। और क्योंकि स्प्रिंग दोनों एंड पे सेम फोर्स लगाता है, ये इस तरफ भी फोर्स लगाता है F। ना अगर आप इस पॉइंट को देखोगे, इसके राइट साइड में K2 वाला स्प्रिंग है, लेफ्ट साइड में K1 वाला स्प्रिंग है। और अगर ये सिस्टम इस समय रेस्ट पर है तो जितनी फोर्स ये स्प्रिंग लगा रहा है उतनी फोर्स ये स्प्रिंग लगाएगा। और इनफैक्ट आप यही बोल सकते हो ना, मासलेस स्प्रिंग होता है, नेट फोर्स वैसे भी जीरो होनी चाहिए, तो ये भी स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगी और यहां पर स्प्रिंग इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगी। तो एक स्प्रिंग दोनों एंड पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता है, चाहे वो यहां से जुड़ा हो चाहे वो यहां से जुड़ा हो। अब सीरीज में ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो आप स्प्रिंग फोर्स में दो इक्वेशन बनाओगे सॉल्व करने के लिए, जिसमें पहली इक्वेशन तो यही कहेगी, देखो इसमें स्प्रिंग फोर्स लिखोगे तो इसका के और इसका एक्सपेंशन आएगा, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हमारे पास जो हो जाएगी, इसके लिए हो जाएगी K1x1 और इसके लिए हो जाएगी K2x2। तो एक इक्वेशन हमारे पास यहां से आ जाएगी, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी कि अगर आपने टोटल एक्सपेंशन x किया है, इसकी एक्सपेंशन x1 है, इसकी एक्सपेंशन x2, तो भाई इन दोनों के एक्सपेंशन का सम ही तो टोटल एक्सपेंशन होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो x1 प्लस x2 की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू x। और बस यहां से थोड़ा सा हमें फिल करना है, ध्यान से देखो।
अगर x1 प्लस x2 x के बराबर है तो क्या मैं यहां से x1 और x2 में कंबाइन करके x2 की वैल्यू अगर लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं k1 x1 डिवाइड बाई k2, और ये वैल्यू फिर उठा के यहां डाल दूं अगर मैं, तो आ जाएगा x1 प्लस में k1 x1 डिवाइडेड बाई k2 इज इक्वल्स टू x। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा k1 प्लस k2 बाय k2 टाइम्स x1 इज इक्वल्स टू x। तो x1 की वैल्यू आ गई मेरे पास k2 डिवाइड बाय k1 प्लस k2 टाइम्स x। नाउ सर हमें डेरिवेशन क्यों करा रहे हो रिवीजन में? तो डेरिवेशन कराने का सिर्फ इतना सा रीजन है थोड़ा सा, क्योंकि सबकी डेरिवेशन तो देखो जरूरत नहीं होती है, ये डेरिवेशन जल्दी बच्चे भूल जाते हैं। इस पे बेस्ड एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे बेस्ड मेंस पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आपको डेरिवेशन याद रहेगी कि क्या दो चीजें करनी है कि दोनों में स्प्रिंग फोर्स सेम रखनी है और एक्सपेंशन का सम कर देना है, तो आपको सारी चीजें सॉल्व करनी याद रहेंगी। x1 की वैल्यू ये है, अगर आप स्प्रिंग फोर्स को k1 x1 लिख दो तो आपका काम हो जाएगा। स्प्रिंग फोर्स हमारे पास k1 x1 है और x1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x अगर आप देखो तो वो k2 ओवर k1 प्लस k2 इंटू x है। तो हमारे पास जो स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, अगर आप इसको k2 ओवर k1 प्लस k2 लिखोगे तो आ जाएगा k1 k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 इंटू x। और यहां पर ये जो फैक्टर है दिस इज योर k इक्विवेलेंट। तो आपके पास जो k इक्विवेलेंट आ जाता है वो आ जाता है k1 k2 ओवर में k1 प्लस k2। ये आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ध्यान रखना है। दूसरा हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है वो भी ध्यान से देखो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास रहता है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा याद रखना है कि जो एक्सपेंशन होती है या फिर कंप्रेशन होती है वो सेम रहती है। एक्सपेंशन या कंप्रेशन सेम रहती है, दोनों या तीनों या चारों जो इतने भी स्प्रिंग्स होते हैं, तो उसको ना दो अलग अलग वेज में शो किया जा सकता है। पहला ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास एक स्प्रिंग ये लगा हुआ है, दूसरा स्प्रिंग ये लगा हुआ है, और यहां पर हमारे पास एक साथ किसी से जुड़े हुए हैं। ये अगर k1 है, ये अगर k2 है, आप यदि इसको एक्सपेंड करोगे, आप यदि इसको एक्सपेंड करोगे तो हमारे पास दोनों स्प्रिंग एक्सपैंड होंगे और सेम अमाउंट से एक्सपैंड होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो यहां पर ये सिनेरियो रहता है। वहीं अगर मैं सिनेरियो की बात करूं इस तरीके से, लेट से हमारे पास दूसरा केस कुछ ऐसा है, ये एक स्प्रिंग है और इसके साथ ही दूसरा स्प्रिंग, ये k1 है और ये। नाउ अगर मैं इसको आगे की ओर मूव करा देता हूं तो मैं खुद सारी मेहनत बोर्ड नहीं करेगा। तो आज मुझे बोर्ड ने बताया है कि सारी मेहनत का थोड़ी सी खुद भी कर। इसमें हमने क्या किया, इसे जब x से लेकर गए तो k1 वाला x से एक्सपेंड हुआ है और k2 वाला x से कंप्रेस हुआ है। लेकिन आप फोर्सेस के बारे में देखो, मेजर थिंग इज फोर्सेस, नॉट द एक्सपेंशन पार्ट और कंप्रेशन पार्ट, कि वो एक्सपेंड हो रहा है कंप्रेस हो रहा है। सेम अमाउंट से कंप्रेशन एक्सपेंड होना चाहिए, वो दोनों में हमें दिख रहा है। लेकिन फोर्स इज द आल्सो मेजर पार्ट, कि अगर ये x1 x से आगे गया है, इस पर इधर फोर्स हमारे पास k1x लगेगी, इस पर इधर फोर्स हमारे पास k1x लगेगी, तो जो नेट फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी k1 प्लस k2 इंटू एक्स के बराबर। वैसे ही अगर आप यहां पर बात करोगे, यहां पर भैया इसको आपने एक्सपेंड किया तो वापस आने की कोशिश करेगा, तो ये जो इस तरफ फोर्स लगाएगा वो लगाएगा k1x के बराबर। लेकिन उस वाले को तो कंप्रेस किया ना, कंप्रेस्ड स्प्रिंग भी तो बाहर की ओर फोर्स लगाएगा ना, मतलब इस तरफ खींच धक्का मारेगा, तो हमारे पास जो फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी k2x के बराबर। और इस पर जो नेट फोर्स हो जाएगी एफ नेट, वो हो जाएगी अपने पास k1 प्लस k2 इंटू एक्स के बराबर। तो क्योंकि ये हमारे पास k1 प्लस k2 इंटू एक्स इस तरीके से आ रहा है, तो ये वाला जो फैक्टर हमारे सामने दिख रहा है ना, ये वाला फैक्टर, दिस फैक्टर और यू कैन से दिस फैक्टर, दीज आर योर k इक्विवेलेंट। मतलब अगर मैं दोनों को हटाकर एक स्प्रिंग लगाना चाहूं तो ये हमारे पास k इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो k इक्विवेलेंट की वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू k1 प्लस में k2। ठीक है, इसका ध्यान रखना क्योंकि आगे यूज आएगा, एसएम वगैरह में इसका यूज आता है। अभी फिलहाल क्वेश्चन कुछ कुछ पूछ सकता है, ज्यादा कुछ नहीं।
अब एनएलएम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लेते हैं। एनएलएम में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं कि जैसे इसने कहा two masses A and B, each of mass capital M, are fixed together by a massless spring. A force acts on the mass capital B as shown in the figure. If the mass capital A starts moving away from the mass B with acceleration A, then the acceleration of mass B will be okay. तो just saying कि हमारे पास जो A है वो दूर जा रहा है A एक्सेलरेशन से, तो हमें B की एक्सेलरेशन बतानी है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बस इतनी सी है, जब स्प्रिंग एक्सपैंड या कंप्रेस्ड होता है वो दोनों एंड पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाता है। अगर वो दोनों एंड पे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा है तो इट विल बी लाइक दिस कि अगर ए ब्लॉक या ए पॉइंट मास जिसकी एक्सेलरेशन राइट साइड में है तो उस पे फोर्स भी राइट साइड में लगी होगी। भाई बिना फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं आ सकती। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी उस डायरेक्शन में फोर्स होगा। इस डायरेक्शन में फोर्स कब होगी? पहले होगी किसकी? सबसे पहले तो कौन लगा रहा है फोर्स? कोई और नहीं लगा रहा, सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग लगा सकता है कि ए पे कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। एज यू कैन सी ए पे इकलौती जो फोर्स लगा सकता है वो स्प्रिंग लगा सकता है, तो हमारे पास स्प्रिंग इस तरफ फोर्स लगा रहा है। अगर ए पे स्प्रिंग उस तरफ फोर्स लगा रहा है तो बी पे स्प्रिंग इस तरफ फोर्स लगाएगा, क्योंकि स्प्रिंग दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगाता है। अब ये बाहर की ओर फोर्स लगाएगा कब? आप अगर उसे पकड़ के खींच देते हो तो स्प्रिंग अंदर की ओर खींचता, लेकिन अगर आप स्प्रिंग को पकड़ के दबा देते हो तो स्प्रिंग बाहर की ओर फोर्स लगाते हो। तो यहां पे स्प्रिंग बेसिकली शुरुआत में कंप्रेस्ड है, इस पे फोर्सेस बाहर की ओर लग रही है, तो ये जो बाहर की ओर फोर्सेस लग रही हैं वो हमारे पास इस प्रकार आएंगी। इसने सॉरी इसने इसकी एक्सेलरेशन देके इसकी एक्सेलरेशन पूछे, तो हम क्या करेंगे? हम सीधा इधर कहेंगे देखो, उसके अगर स्प्रिंग फोर्स एफएसपी है, इसका मास कैपिटल एम है, इसकी एक्सेलरेशन ए है, तो स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पहली चीज। दूसरा, अगर मैं बी के लिए लिखूं, बी पे नेट फोर्स कितनी लग रही है? अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन को ए डैश ले लेता हूं तो हमारे पास जो नेट फोर्स है एफ प्लस एफ एस पी शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ए डैश, और हमसे ए डैश की वैल्यू पूछी है, तो यह आ जाएगा एफ प्लस एम ए इज इक्वल टू एम इंटू ए डैश। तो ए डैश की वैल्यू आ जाएगी एफ प्लस एम ए डिवाइड बाय कैपिटल एम। तो ये हमारे पास बी की एक्सेलरेशन आ जाएगी एफ प्लस एम ए डिवाइड बाय कैपिटल एम। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सी चीज है आपको बस थोड़ा सा ध्यान से समझना है, इस ब्लॉक को एक्सेलरेट करा कौन रहा है? कौन करा रहा है? स्प्रिंग करा रहा है। स्प्रिंग किस तरफ फोर्स लगा रहा होगा? अगर एक्सेलरेशन उधर तो स्प्रिंग उधर फोर्स लगा रहा होगा। और स्प्रिंग बाहर की ओर फोर्स कब लगाता है? जब वो कंप्रेस्ड होता है। दिस शुड बी इन कंप्रेस्ड फॉर्म, ठीक है? तो वो लिख के नहीं दे रहे लेकिन ये आपको ध्यान लगाना है, ठीक है? तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते, 2021 का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें आपको एक चीज और बता दूं, 2023 के क्वेश्चन मैं आपको नहीं करा रहा हूं। 2023 के क्वेश्चन ना कराने का सीधा सा रीजन है, आप लोगों को खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। इस चैप्टर के लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे विद इन दिस 2 डेज। फ्रिक्शन का मिला के वो कम से कम 80-100 तक पहुंच सकता है, और इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। अगर आप यही सिर्फ क्वेश्चन भी खुद से सॉल्व कर लेते हो तो आपकी जो एक सॉलिड फाउंडेशन है वो अच्छी सी बन जाएगी। आप लोग उसके बाद जब प्रैक्टिस करोगे, पेपर दोगे, जो भी करोगे, आपको फिर आइडिया लगता जाएगा और कैसे 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 करने हैं। इस रिवीजन में आप लोग जो 1.5 घंटा है उसको मैक्सिमम ऑप्टिमाइज करने के लिए, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए, जो क्वेश्चन क्लास में कराए जा रहे हैं और जो क्लास में होमवर्क दे रहा हूं वो करना है। आपको पीवाईक्यूज दिए जा रहे हैं और आप काफी बच्चे पीवाईक्यूज मांग भी रहे थे, तो बेटा इसमें जो मैं पीवाईक्यूज आपको दे रहा हूं ना वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। 2023 के मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, 2023 के आपको हार्ड कॉपी से खुद से सॉल्व करने हैं बैठ के, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ठीक है? तो वो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको भी थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ इस पे देखना इज अ डिफरेंट थिंग, बुक में देख के सॉल्व करना इज अ डिफरेंट थिंग, उससे ज्यादा चीजें क्लियर होंगी आप लोग। तो बुक के मतलब लेके बैठ के सॉल्व जरूर करना है, ठीक है? चाहे आप अगर ऑनलाइन भी डाउनलोड करके सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, लेकिन इट शुड बी टॉपिक वाइज, ताकि आपको पता लगे आप किस टॉपिक की बात कर रहे हो, ठीक है? अदरवाइज यू कैन ऑलवेज गो विद द मॉक टेस्ट, लेकिन वो अभी क्योंकि सिलेबस नहीं हुआ है तो उस पर अभी मत जाओ। अभी आप लोग प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यूज को ऑनलाइन कर लो या बुक से कर लो, तो बुक से ज्यादा बेटर है। नहीं बुक ले सकते तो ऑनलाइन कर लो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्प्रिंग whose unstretched length is L has force constant K. The spring is cut into two pieces of unstretched length L1 and L2, where L1 is n times L2. N is an integer. The ratio K1 by K2 corresponding to the force constants K1 and K2 will be okay.
अगर L1 L2 है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स कांस्टेंट K1 K2 है तो K1 बाई K2 निकालना है ना। ये आप लोगों को कर लेना चाहिए, अभी तक नहीं किया तो एक बार पॉज करके कर लो। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। इसने बोला है कि हमारे पास K और L है, लेंथ L1 और L2 ली और L1 इज n टाइम्स L2। अब मुझे पता है K इंटू L कॉन्स्टेंट होता है। अगर K इंटू L कॉन्स्टेंट होता है तो K1 L1 शुड बी इक्वल टू K2 L2। एंड एज दे आर आस्किंग अबाउट K1 बाई K2 बताओ, तो दे वांट टू नो कि L2 बाई L1 की वैल्यू क्या होगी। और L2 बाई L1 एज यू कैन सी हमारे पास L1 इज n टाइम्स L2 है, तो 1/n के बराबर आ जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा C। ये टाइप की चीजें, अगर वही है ना, अगर आपको यही नहीं पता होगा फिर आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, तो इसलिए वो छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए सारी के सारी। और अब देखो के इक्विवेलेंट का क्वेश्चन नहीं आता है तो के इक्विवेलेंट के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है भी नहीं और हमें जरूरत भी नहीं है, ठीक है, वो आप लोग एसएम में वैसे भी करोगे, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। अभी आपको फॉर्मुलाज याद रखना है, सीरीज में K1 K2 और K1 प्लस K2, पैरेलल में K1 प्लस K2, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम की बात करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम इट इज अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अगर आपके पास कोई बॉडी है उसको आप आइसोलेट करके, आइसोलेटेड बॉडी को सारी की सारी फोर्सेस शो करनी है। कौन कौन सी? का वेट हो गया, दूसरा उस पर नॉर्मल रिएक्शन चेक करो, तीसरा उस पर टेंशन चेक करो, चौथा उस पर स्प्रिंग फोर्स चेक करो, आपके पास पांचवा उस पर सूडो फोर्स हो जाएगा, वो हम करेंगे आगे करेंगे। सूडो फोर्स हो गया, ठीक है। छठा उसके पास और कोई भी एनी अदर फोर्स हो, सारी की सारी चेक करके एनी अदर फोर्स वो सारी की सारी शो करते हैं, तो हमारे पास वो क्या बन जाता है, एक फ्री बॉडी डायग्राम बन जाता है। बॉडी को फ्री करना है और सारी की सारी फोर्सेस शो कर देनी है, तो बॉडी जितने भी इधर उधर चीजों से लगी होती है उन सबको हटा दो और उस पे लगने वाली केवल केवल फोर्स शो करनी होती है। कैसे? देखो थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो हमारे पास ऐसा सा एक सिनेरियो है कि ये हमारे पास एक चेंबर है, इस चेंबर में हमारे पास एक इस तरीके से ट्रायंगल पड़ा है और एक हमारे पास इस तरीके से लेट से बॉल रखी गई। तो अब हमें बताना है कि इस केस में कोई डायग्राम कैसे समझ कि ये वॉल से टकरा रही है, ये इससे अटैच में है, ये तीन जगह से अटैच में। तो आपको जब भी इसको सॉल्व करना हो तो सिंपल सी चीज है, आप इन ऑब्जेक्ट्स को अलग से शो कर दो एंड इन पे लगने वाली सारी फोर्सेस को दिखा दो। तो मैं दोनों पे लगने वाली फोर्सेस को शो करता हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहला जो वेट लगेगा वो हमेशा सेंटर से तो वेट हो जाएगा। इसका वेट अब क्योंकि इसका सेंटर में नहीं पता, मैं डायरेक्ट यहां से लगा देता हूँ वेट। दूसरी चीज, ये कितनी जगह से कांटेक्ट में है। देखिए यहां से कांटेक्ट में, यहां से कांटेक्ट में, तो इस पे इस तरफ एक फोर्स एंड दैट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर आप सर्कल के परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो ऑब्वियसली सेंटर से पास होगा। तो लेट्स से ये जो नॉर्मल रिएक्शन है n1 ले लेते हैं, तो यहां से जो मैंने फोर्स दिखाई वो n1 है। दूसरा ये यहां से कांटेक्ट में, अब यहां से जब ये कांटेक्ट में है तो इस पे इस तरीके से परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी, तो यहां पर इस तरीके से इस पे फोर्स लग रही है, लेट्स से ये फोर्स n। ये फोर्स क्योंकि ये लगा रहा है, इसने इस पर n2 फोर्स लगाई है, तो ये इस पे वापस उसी डायरेक्शन में n2 फोर्स, तो इस पे इधर की डायरेक्शन में एक n2 फोर्स एक्ट करेगा। फिर ये ग्राउंड से भी अटैच में है, मान लो ग्राउंड ने इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगाई n3। ऑब्वियसली बात है कुछ जो ग्राउंड पे रखोगे तो ग्राउंड उस पे ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, तो ग्राउंड इस पे पुश करेगा इस तरीके से n3 और ये वाली वॉल उसे उस तरफ पुश करेगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा n4। ना वो वैल्यूज कितनी है बाद में देखेंगे, सॉरी वैल्यूज वगैरह हम बाद में देखेंगे, अभी हमें सिर्फ एफबीडी बनाना समझ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, सबको इंडिविजुअल बनाओ और आप उसको शो कर दो, तो हमारे पास एफबीडी बन जाता है। जनरल एफबीडी हमारे काफी सिंपल होते हैं, बस गलती क्या होती है ना, भूल जाते हैं काफी चीज, कुछ फोर्स लिखना ही भूल गए। वो क्वेश्चन आते हैं सूडो फोर्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि फोर्स लिखना ही भूल गए, सूडो फोर्स लिखना भूल गए, टाइप की चीजें हो जाती हैं। तो हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे तो आपको चीजें दिखती जाएंगी। तो
क्वेश्चंस और किस पे आते हैं, हमारे पास एनएलएम में जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसा मैंने आपको इक्विलिब्रियम और डायनामिक्स में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम फर्स्ट। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का काफी बच्चों को मतलब लगता है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम तब होता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है, ऐसा नहीं है। इक्विलिब्रियम का सीधा सीधा मतलब होता है हमारे पास कि वो सिनेरियो जिसमें नेट फोर्स जीरो लग रही हो। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो होना, और एक्सेलरेशन जीरो होने के दो मतलब हो सकते हैं, आइदर वेलोसिटी जीरो और वेलोसिटी कांस्टेंट। और यहां पर जेई खेल जाता है। जेई क्या खेल जाता है, वो काफी बार कहता है कि हमारे पास ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। अब जैसे वो कांस्टेंट वेलोसिटी पढ़ते हैं, उनको लगता है कि ब्लॉक मूव कर रहा है, और वो मूव कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना है। जेई ने बहुत बार ऐसा काम किया है, ब्लॉक इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी पढ़ के बच्चों के दिमाग में ही नहीं आता कि वो इक्विलिब्रियम है। वो एक्चुअल में इक्विलिब्रियम, चाहे वेलोसिटी कांस्टेंट हो चाहे वेलोसिटी जीरो हो, नेट फोर्स जीरो रहती है। ध्यान रखना है इसको हमेशा के लिए। अब इक्विलिब्रियम अगर नेट फोर्स जीरो है तो दिस इज बेसिकली इन वेक्टर फॉर्म, और वेक्टर फॉर्म में होने का मतलब है कि आपके पास एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स जीरो होती है, आपके पास वाई डायरेक्शन में फोर्स जीरो होती है, और आपके पास जेड डायरेक्शन में फोर्स जीरो होती है। तो आपके जो नेट फोर्स जीरो होती है वो हर डायरेक्शन में इंडिविजुअली भी आप कर सकते हो, ऑब्वियसली इसकी जरूरत पड़ती है तो आप इसको यूज कर सकते हो। एंड जनरली आइदर यू डू दैट बाय रिजॉल्विंग वेक्टर, या फिर आप इसको करते हो यूजिंग लामी थ्योरम। लामीज थ्योरम हमारे पास ज्यादा कुछ मतलब सिंपल सा चीज होती है, वो भी हम भी डिस्कस करें। तो अब जब आपके पास नेट फोर्स की जरूरत पड़ती है कि नेट फोर्स आपको जीरो करनी है एंड समथिंग लाइक दैट, तो बस क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो ध्यान समझो। मान लो एग्जांपल लेते हैं, हमें कहा गया है कि ऐसा है, ये मास 3 kg का है, ये मास 2 kg का है, और ये दीवार है, यहाँ पे ये दीवार है, मतलब ये जमीन है, और हमने इस पे फोर्स लगाई है सिंपल सा 10 न्यूटन। तो जब हमने इसको 10 न्यूटन की दबाई, तब ये इसको दबाने की कोशिश करेगा और ये दीवार को दबाने की कोशिश करेगा, यानी कि इनके बीच भी नॉर्मल रिएक्शन आएगी और इनके बीच भी नॉर्मल रिएक्शन। तो मैं दोनों तरफ तीर इसलिए लगा रहा हूं, दो तीन पे फोर्स लगाएगा, तीन दो पे फोर्स लगाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर बनेगा, और उस नॉर्मल रिएक्शन को मैं एन बोल देता हूं, N1 बोल देता हूं। तीन वाला दीवार पे फोर्स लगाएगा, दीवार तीन पे फोर्स लगाएगा, इस वाले नॉर्मल रिएक्शन को मैं N2 बोल देता हूं। और अगर आपको N1 और N2 की वैल्यू चाहिए तो आप सबसे पहले बात करोगे एफबीडी के बारे में। तो 2 kg का जब एफबीडी बनाओगे, तो बेसिक समझा रहा हूं तो ध्यान से समझ लेना, और आप जब 3 kg का एफबीडी बनाओगे आपके पास सारी वैल्यू सामने सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो एफबीडी बनाते हैं। 2 kg पे लगने वाली फोर्स है 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन सिर्फ और सिर्फ 2 kg को टच कर रहा है, वो 3 kg को टच नहीं कर रहा। काफी बार बच्चे इस पे भी 10 न्यूटन शो कर देते हैं, जो कि गलत है। क्यों? कि 10 न्यूटन तो दो वाले को टच करा ना। आप जब फोर्स लगा रहे हो, आपने क्या 3 न्यूटन 3 kg वाले को टच भी किया? नहीं किया। आप धक्का दे रहे हो केवल दो को, दो वाला आगे तीन को धक्का दे रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन हमें जो फोर्स ये 10 न्यूटन शो करना, वो केवल और केवल 2 kg पे ही शो करना है। हाँ, 3 kg वाला जब 2 kg को पुश करेगा वो इस तरफ फोर्स लगाएगा N1, 2 kg वाला जब 3 kg को पुश करेगा वो उस तरफ फोर्स लगाएगा N2, N1। दीवार जब 3 kg को पुश करेगी वो इस तरफ पुश करेगी, एंड दैट विल बी। तो हमारे पास ये फोर्सेस हैं। इसमें मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिखाई, मैंने कौन सी फोर्सेस नहीं दिखाई हैं वो भी देखो। एक इसका वेट होगा 20 न्यूटन जो कि mg के बराबर है, एक इसका वेट होगा 30 न्यूटन जो कि mg के बराबर है। दूसरा, ग्राउंड इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा और ये ग्राउंड पे नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, और लेट्स से ये हमारे पास नॉर्मल N3 है, तो इसे मैं N3 शो कर देता हूं, क्योंकि ग्राउंड ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा तो ऊपर की ओर N3 शो कर दिया। ऐसे 3 kg वाला ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा और ग्राउंड 3 kg पे फोर्स लगाएगा, और ये मान लो फोर्स N4 के बराबर है, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन मैंने N4 शो कर दिया। ये पूरा का पूरा हमारे पास एफपीडी है। इसमें मैंने कोई फोर्स नहीं छोड़ी, सारी फोर्सेस शो कर दी। ये 2 kg वाला दो सरफेसेस से कांटेक्ट में, 3 kg वाला एक दो तीन सरफेस से कांटेक्ट में, तो इस पे तीन नॉर्मल रिएक्शन है, तो दो नॉर्मल रिएक्शन है, सारी फोर्सेस शो कर दी। अब
इक्विलिब्रियम के लिए कुछ नहीं करना, एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को 0 कर दो तो n1 की वैल्यू 10 आ जाएगी, n3 की वैल्यू 20 आ जाएगी। ऐसे ही n2 की वैल्यू n1 के बराबर आ जाएगी और n1 की वैल्यू हमारे पास 10 न्यूटन है। n4 की वैल्यू 30 न्यूटन, तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। तो बस हमें यही करना होता है, ज्यादा ज्यादा वो आपसे कह देगा कि भाई कंपोनेंट रिजॉल्व करने पड़ेंगे आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन बड़े सिंपल से होते हैं, नेट फोर्स को आपको 0 करना होता है, किस किस फॉर्म में देखने को मिल जाते हैं वो भी हम लोग डिस्कस। तो उसको डिस्कस करने से पहले एक काम करते हैं, पहले तो लामिस थ्योरम बाद में देख लेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ 2022 तक के क्वेश्चन है, 2023 के क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करने, तो 2023 के क्वेश्चन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। अदरवाइज जो हम कर रहे हैं दिन के 20 से 25 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, आप अगर खुद से घर पे बैठे कर लोगे तो आपका बेसिक आइडियोलॉजी बिल्कुल चैप्टर की क्लियर हो जाएगी कि हाँ ये चैप्टर में होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। वैरायटी क्वेश्चंस की खत्म नहीं हो सकती। आप 2 दिन में सोचो एनएलएम की मैं वैरायटी खत्म करा दूं, कोई भी नहीं करा सकता, पॉसिबल ही नहीं है 1.5-3 घंटे के लेक्चर में एनएलएम की वैरायटी खत्म कराना, बट आप तो कर सकते हो। राइट नाउ इज द टाइम कि आप जब क्वेश्चंस करो, जब ये लेक्चर्स देखो, ये वाले क्वेश्चन करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया है, उसके ऊपर प्रैक्टिस से उसको और स्ट्रॉन्ग करो ताकि आप एडवांस के लिए भी आगे जाके बिल्ड कर सको। नाउ 4 forces are acting at a point P in equilibrium as shown in the figure. The ratio of force F1 to F2 is 1:x, then x is, ये F1 है, ये F2 है, 2 न्यूटन है, ये 1 न्यूटन है। हमें बताना है कि F1 और F2 का रेशियो कितना होगा। These are in equilibrium, equilibrium का मतलब नेट फोर्स 0। काम करते हैं, इनके कंपोनेंट्स लेते हैं। 1 का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा वो होगा 1 sin 45 डिग्री 1/√2 और cos 45 डिग्री 1/√2। 2 न्यूटन का जो कंपोनेंट होगा वो होगा अपने पास ऊपर की ओर 2/√2 और लेफ्ट साइड में sin 45 डिग्री 2/√2। तो अगर आपको F1 और F2 की वैल्यू चाहिए इक्विलिब्रियम में, ऊपर वाली फोर्सेस और नीचे वाली फोर्सेस बराबर होंगी, तो F2 हो जाएगा 1/√2 प्लस 2/√2, दैट इज इक्वल्स टू 3/√2। और F1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2/√2 माइनस 1/√2। मतलब बेसिकली मैं लिख के आ रहा हूं F1 प्लस 1/√2 इज 2/√2, तो वहां से 1/√2 इधर ले आओगे, F1 की वैल्यू आ जाएगी 2/√2 माइनस 1/√2, क्या जाएगा अपने पास 1/√2। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग इज F1 रेशियो F2। जैसा आपको दिख रहा है कि F1 बाय F2 की वैल्यू हमारे पास सीधा सीधा कितनी हो जाएगी, F1 बाय F2 इज 1/3। अगर ये 1/x के बराबर है x विल बी इक्वल टू 3, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। वेक्टर एडिशन ये सिंपल सा ये पूछ लेते हैं इक्विलिब्रियम के लिए। और हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कि ये है नाउ, ये बड़ा सिंपल सा, और पता नहीं क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि पूछना नहीं चाहिए था। आप अगर क्वेश्चन पढ़ के ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। It says consider a frame that is made up of 2 thin massless rod AB and AC as shown in the figure. A vertical force P vector of magnitude 100 Newton is applied at the point A of the frame. Suppose the force P vector is resolved parallel to arm AB and AC of the frame. The magnitude of the resolved component along the arm AC is x Newton. The value of x to the nearest integer is, देखो आपके पास अगर 145 डिग्री है, हमें सिर्फ इतना क्या है, एपी का कौन सा कंपोनेंट एसी के अलोंग जाएगा, एपी का कौन पी का कौन सा कंपोनेंट एसी के अलोंग जाएगा, तो ऑल यू नीड इज दिस एंगल। अगर ये 145 डिग्री है तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 180 में से 145 गए तो 35 डिग्री आ जाएगा। अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री हो जाएगा, पैरेलल लाइंस है, ये होगा 35 डिग्री आ गया। जो कंपोनेंट होगा एसी के अलोंग वो हो जाएगा हमारे पास पी कॉस 35 डिग्री। पी कॉस 35 अगर आपको चाहिए, पी की वैल्यू है 100 और कॉस 35 उसमें दिया हुआ है 0.819, तो आ जाएगा 81.9 और नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा अपने पास 82 न्यूटन के बराबर। बस इतना सा, एज सिंपल एज। नेक्स्ट देखो, mass of 10 kg suspended vertically by a rope of length 5 meter from the roof.
A force of 30 Newton is applied at the middle point of the rope in horizontal direction. The angle made by upper half of the rope with the vertical is. Now, इस टाइप के क्वेश्चन हम दो तरीके से कर सकते हैं, लामीज थ्योरम से भी यूज कर सकते हैं और हम लोग डायरेक्ट वेक्टर कंपोनेंट भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कंपोनेंट से कर रहा हूँ, लामीज थ्योरम में बताऊंगा, उस पर भी एक दो क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर लेंगे। तो इसने क्या कहा कि हमारे पास एक रस्सी थी जिसपे एक वेट लगा हुआ था और वो वेट था हमारे पास 30 न्यूटन का, ये 5 मीटर की है। फिर हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई फ्रॉम द मिड पॉइंट, मिडल से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई और द डायरेक्शन एंगल मेड बाय द अपर हाफ ऑफ द रोप विद द वर्टिकल इज दिस, द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया। 10 kg वेट है, फोर्स 30 न्यूटन, जरा वही 30 न्यूटन, ये 30 न्यूटन इधर लग रहा है, वेट इज 10 kg, वेट इज 10 kg। तो क्या होगा जब ये इधर फोर्स लगाई जाएगी तो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। हमारे पास ये ऐसे है, ये नीचे की ओर फोर्स लग रही है, इसका जो फोर्स हो जाएगा वो 100 न्यूटन हो जाएगा, इसका जो फोर्स हो जाएगा वो 30 न्यूटन। इक्विलिब्रियम में इट वांट्स टू नो कि द एंगल मेड बाय अपर हाफ ऑफ द रोप विद द वर्टिकल, ये इस एंगल थीटा की बात करना चाहता है कि एंगल थीटा कितना हो। ये थीटा निकालने का काम कैसे करेंगे, देखो ध्यान। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, हमारे पास जो नेट फोर्स लगेगी, थोड़ा सा मैं सही से बना देता हूं, हमारे पास ये कुछ इस प्रकार बनेगा और ये वाली फोर्स 30 न्यूटन, ये वाली फोर्स 100 न्यूटन, और जब ये इक्विलिब्रियम में होगा हमारे पास इन दोनों की नेट फोर्स इस तरफ आएगी और इसमें टेंशन इस तरफ आएगी ना। अब बताओ इक्विलिब्रियम के लिए मैंने 30 और 100 को कंपोनेंट लेके 300 और 100 का जो रिजल्टेंट है वो एफ नेट दिखा दिया और ये टी दिखा दिया, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होंगे सो दैट नेट फोर्स हमारे पास 0 हो पाए। क्योंकि मुझे कोई काम ही नहीं करना, मुझे फोर्सेस के बारे में बात ही नहीं करनी, मुझे सिर्फ एंगल के बारे में बात करनी, वो थीटा होगा तो ये थीटा होगा, आप डायरेक्ट यहां से थीटा निकाल सकते हो। इक्विलिब्रियम में हमारे पास जब ये रुका होता है, ये 3 फोर्सेस होंगी, इन तीनों का कंपोनेंट 0 होना चाहिए। तो दैट मीन्स अगर मैं इन दो को रिजॉल्व करके एक बना देता हूं तो एक बनाने के बाद एक इसका और एक इसका जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अब इन दोनों का रिजल्टेंट 0 तो तभी हो सकता है जब ये दोनों एक दूसरे के जस्ट इक्वल हो और ऑपोजिट हो। तो हमारे पास ये दोनों इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी हैं, और जब ये इक्वल और ऑपोजिट होंगे तब ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा सेम होगा। इक्विलिब्रियम में ये चीज बहुत बार यूज की जाती है, रिलेटिव में भी ये बहुत चीज बहुत बार यूज की जाती है, तो ये चीजें यूज होती हैं, तो मेक श्योर इनका यूज करना है। tan थीटा हमारे पास आ जाएगा सीधा सीधा परपेंडिकुलर बाय बेस लोगे, इस ट्राइंगल में आपके पास ये वाली वैल्यू 100 न्यूटन के बराबर है और ये वाली वैल्यू 30 न्यूटन के बराबर है। तो अब tan थीटा लिखोगे, आप लिखोगे 30/100, तो वो आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -1, 3 इंटू 10 पावर -1 है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी सीधा सीधा 3 के बराबर। ठीक है, सिंपल, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। काफी बार जेई मेंस को जो बड़ा मुश्किल 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 बना देते हैं हम सोच सोच के, वो ऐसा है नहीं। मोस्टली क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो टफ होते हैं उसके लिए तो हम मेहनत करते ही करते हैं ना। ये सब चीजें तो बड़ी सिंपल सी हैं, आप लोग इतना तो समझ ही रहे हो कितनी सिंपल चीजें हैं। A block of mass 200 gram is kept stationary on a smooth inclined plane by applying a minimum horizontal force F is equal to x Newton as shown in the figure. The value of x is, इसमें क्या होगा अगर आप इसके FBD की बात करो, इसके अगर FBD की बात करें तो कैसी कैसी फोर्सेस लगेंगी। नीचे की ओर mg लग रहा होगा, परपेंडिकुलर नॉर्मल लग रहा होगा, और इस तरफ एक फोर्स लग रही है F। हमें F की मिनिमम वैल्यू की बात करनी है, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, उसको स्टेशनरी रखा जाना, ठीक है। एक फोर्स नीचे की ओर mg है, एक फोर्स इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल है, और एक फोर्स इस तरफ F है, तो F की वैल्यू चाहिए। तो वैसे तो इसको लामी से करते तो भी आसान रहता, पर अभी हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। ये 60 डिग्री है, आप लोग जब लामी करा दूंगा ये वाला क्वेश्चन भी लामी से करोगे, पिछले वाला क्वेश्चन भी लामी से ट्राई करोगे, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो।
नाउ व्हाट इट हैज डन इज कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल से एंगल 60 डिग्री है तो एंगल भी 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो वर्टिकल से 30 डिग्री हो जाएगा और वर्टिकल से ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, आप कंपोनेंट्स लोगे। आप जब कंपोनेंट्स लोगे, एन का कंपोनेंट लो, ऊपर की ओर आएगा एन कॉस 60 डिग्री और इस तरफ आएगा एन साइन 60 डिग्री। और आप कहोगे इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास बड़ी सिंपल सी चीज है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स का सम 0 होना चाहिए, वर्टिकल फोर्स का सम 0 होना चाहिए। तो एफ की वैल्यू होनी चाहिए एन साइन 60 डिग्री। एफ शुड बी इक्वल टू एन साइन ऑफ 60 डिग्री और mg इक्वल टू एन कॉस 60 डिग्री। mg इक्वल टू एन कॉस ऑफ 60 डिग्री, दोनों को डिवाइड कर दो। f डिवाइड बाय mg इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री। tan 60 डिग्री √3 होता है तो f की वैल्यू आ जाएगी mg इंटू √3। वैल्यू पुट करते हैं। मास इज 200 ग्राम, तो 0.2 kg में करना है। इतना तो ध्यान रखते हो ना, यूनिट्स का ध्यान रखना। इधर ये न्यूटन है तो kg होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो 10 आ जाएगा और इंटू √3 आ जाएगा अपने पास 2√3। बट उसने उसको √x बोला है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12 √12 न्यूटन। तो ऐसे मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 12 न्यूटन, सीधा सीधा। ठीक, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना। नाउ लास्ट क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, दिस विल बी योर होमवर्क, तो खुद से करना है। अगेन बता रहा हूँ, ये वाले क्वेश्चन भी करने दोबारा, लेकिन लामी से करना। डू अगेन बाय लामी। अगेन लामी और ये वाला भी अगेन है। लामी थ्योरम है क्या, वो तो समझ ले पहले। कुछ होमवर्क तो दे दिया, कराया है नहीं अभी तक, बहुत जल्दी हो रही है। लामीस थ्योरम देखो, लामीस थ्योरम क्या कहता है वो समझो। लामीस थ्योरम बड़ा सिंपल सा है। आपको इसमें कंडीशन होती है पहले, फिर आप इसको सॉल्व करते हो। कंडीशन होती है ये कि इफ देयर आर थ्री फोर्सेस such that f1 वेक्टर प्लस f2 वेक्टर प्लस f3 वेक्टर इज इक्वल टू 0। मतलब तीन फोर्सेज है, उनका वेक्टर एडिशन 0 है और वो कुछ इस प्रकार लग रही हैं। किसी एक पॉइंट पे हमारे पास मान लो ये f1 वेक्टर लग रहा है, हमारे पास f2 वेक्टर लग रहा है, हमारे पास f3 वेक्टर, और जो एंगल है वो कुछ इस प्रकार है। f1 के ऑपोजिट वाला एंगल लेट से अल्फा है, f2 के ऑपोजिट वाला एंगल लेट से बीटा है, f3 के ऑपोजिट वाला एंगल लेट से गामा है। तो लामीस थ्योरम सीधा सीधा कहता है कि हमारे पास f1 बाय साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू f2 बाय साइन ऑफ बीटा इक्वल्स टू f3 डिवाइड बाय साइन ऑफ गामा होता है। ये हमारे पास लामीस थ्योरम होती है एंड दिस इज बेस्ड ऑन द साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला होता है ना, a बाय साइन a इक्वल टू b बाय साइन b इज इक्वल टू c बाय साइन c। दिस इज बेस्ड ऑन साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला आपको याद दिला देता हूँ, आई होप आपको याद होगा कि इफ दिस एंगल इज a, दिस एंगल इज b, दिस एंगल इज, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज, तो a अपॉन साइन a इज इक्वल्स टू b अपॉन साइन b इज इक्वल्स टू c अपॉन साइन c होता था। तो अगर वो फोर्सेस ए बी सी के डायरेक्शन, मतलब अगर आपके पास वेक्टर ऐसे हो जाएं, इफ दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, उनका सम 0 हो रहा है, का सम 0 हो रहा है, इनका सम 0 हो रहा है, इनका सम 0 हो रहा है, तो ये हमारे पास साइन फॉर्मूला होता है और ये हमारे पास लामीस थ्योरम होते हैं, तो दोनों सेम ही है। तो ध्यान रखना, f1 के ऑपोजिट वाला एंगल अल्फा, f2 के ऑपोजिट वाला बीटा, f3 के ऑपोजिट वाला गामा। इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं मतलब एक एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, इसको यूज कैसे करना है। एग्जांपल सिंपल सा, हमारे पास कहा गया है एक ब्लॉक है 5 kg का, तो दो रस्सियों से इस तरीके से रखा हुआ है। बताओ दोनों में टेंशन कितनी कितनी हो। नाउ ये हॉरिजॉन्टल है और ये हमें बोला गया है ये यहाँ से 37 डिग्री का बराबर, तो हमें वैल्यू बतानी है। लामीस थ्योरम में आप
पहले ही चेक कर, तो क्या केवल 3 फोर्सेस है हमारे पास? इसमें एक टेंशन होगी लेट से टी बराबर, इसमें एक टेंशन होगी लेट से टी बराबर, और एक इसका वेट होगा 50 न्यूटन। क्या हमारे पास 3 फोर्सेस है? बिल्कुल है। क्या तीनों का सम 0 है? उसको चेक करना तो बड़ा सिंपल है, क्या इक्विलिब्रियम में है? इन तीनों फोर्सेस की वजह से ये नेट इक्विलिब्रियम में है, क्यों नेट फोर्स 0 हो रही है। बिल्कुल है। तो हम क्या शो करेंगे, देखो ये नीचे की ओर 50 न्यूटन, ये इस तरफ टेंशन T2 और ये इस तरफ टेंशन T1। ये वर्टिकल से 37 डिग्री है, तो ये वर्टिकल से 37 डिग्री रहेगा, तो ये हमारे पास वर्टिकल से क्या आ जाएगा, 37 डिग्री आ जाएगा। ऑल वी हैव टू डू इज लामिस थ्योरम लगानी है। अब क्या करोगे, एंगल लिख दो, सबसे आसान काम है एंगल लिख। ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 प्लस 37 डिग्री, ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, और जब वो 37 है तो ये 53 होगा, तो ये एंगल हो जाएगा 90 प्लस 53, 53 इज 53 डिग्री। कई लोगों को हिंदी नहीं समझ में आता, क्या में रहते हैं हिंदी आती है। 53 क्या होता है? 53, देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा, देखो इधर 50 और उसके ऑपोजिट एंगल 90 प्लस 37 है, तो मैं लिखूंगा 50 डिवाइड बाय साइन ऑफ 90 प्लस 30 इज इक्वल्स टू, अगर इधर T1 है उसके ऑपोजिट एंगल 90 डिग्री है, तो आ जाएगा T1 बाय साइन ऑफ 90, और T2 है उसके ऑपोजिट 90 प्लस 50, हो जाएगा अपॉन साइन ऑफ 9 प्लस 50। तो हमारे पास क्या होगा, 50 डिवाइड बाय साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज cos थीटा, cos 37 हमारे पास 4/5 होता है, इज इक्वल टू T1 डिवाइड बाय साइन 90 हमारे पास 1 होता है, T2 डिवाइड बाय साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज cos 50, cos 53 हमारे पास होता है 3/5। तो T1 की वैल्यू तो देखो सीधा सीधा आ गई 250 डिवाइड बाय 4, यहाँ से मतलब ये सीधा आ गया न्यूटन। T2 की वैल्यू आ जाएगी 5 से 5 कट जाएगा और आ जाएगा 5 से 15, 150 डिवाइड बाय, सिंपल साफ स्पष्ट शब्दों में आपके पास लामिस थ्योरम हाजिर है। बिना प्रैक्टिस के कोई कुछ नहीं कर सकता, प्रैक्टिस के साथ आप लोग बड़े आराम से ये सारा क्वेश्चन, मेक श्योर अच्छे से प्रैक्टिस। ओके, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चन थे। लामिस थ्योरम इस तरीके से एप्लीकेबल होती है, आपके पास 2 क्वेश्चन लामिस के लिए भी हैं, ये वाला भी क्वेश्चन ट्राई करना है, ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करना है, थीटा निकालना भी सीख जाओगे, भी सीख जाओगे, ये आपका होमवर्क है, ये आपको एज इट इज करना है, एंड वी विल मूव टू डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स में सिर्फ डायनेमिक्स ही नहीं, थोड़ा बहुत स्टैटिक्स के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे अब सीखेंगे। देखो ध्यान से, अगर आप बात करना चाहते हो प्रॉब्लम ऑन डायनेमिक्स, डायनेमिक्स में आपको चीजें समझनी है कि डायनेमिक्स में क्या क्या होता है, तो लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहली चीज तो कि इसमें नेट फोर्स तो नहीं हो, अगर नेट फोर्स 0 नहीं होती है तो हम लोग डायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं, तो डायनेमिक्स में जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं कि जो नेट फोर्स होता है दैट इज इक्वल्स टू गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर, एंड बीइंग इन ए वेक्टर फॉर्म हम इसे 3 अलग अलग डायरेक्शंस में बांट सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं देखो, हो सकता है सिर्फ एक्स में फोर्स लग रही हो तो मास इनटू एक्सेलरेशन डायरेक्शन लिख सकते हो आप लोग, हो सकता है सिर्फ वाई में फोर्स हो, एफ वाई इज इक्वल्स टू एम इंटू, और अगर सिर्फ जेड में फोर्स हो तो एफ जेड इज इक्वल्स टू एम इंटू ए जेड लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं है एक्स वाई जेड ही हो, कोई और एंगल पे भी किसी भी डायरेक्शन में अगर आप नेट फोर्स को 0 करोगे, सॉरी नेट फोर्स लिखोगे, उसको मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा। बस ध्यान रखना है एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन सेम हो, ऐसा ना हो कि नेट फोर्स इधर है और नेट एक्सेलरेशन यहाँ निकाल दो, ऐसी गड़बड़ नहीं करें। नेट फोर्स और नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इस पे एकदम बेसिक से चलना पड़ेगा पहले, फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे, तो पहले बेसिक से चलते हैं। सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है, ये हमारे पास मास m है, हमारे पास ये हमारे पास 20 kg है, और एक 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है एट एन एंगल ऑफ 7 डिग्री। हमें एक्सेलरेशन और नॉर्मल, एक्सेलरेशन ऑफ नॉर्मल बताना। आप 100 के 2 कंपोनेंट लोगे, इस तरफ कंपोनेंट आएगा 100 cos 37, cos 37 हमारे पास होता है 4/5 तो आ जाएगा, और sin 37 हमारे पास आ जाएगा 6।
इसका खुद का वेट हमारे पास mg होगा, तो 20 इंटू 10 200 न्यूटन होगा। एंड एक चीज और बची ना, फोर्स हो गई, वेट हो गया। ये जमीन पे रखा हुआ है, तो जमीन इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। जब इस पे फोर्स लगाएगी, दैट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन। नाउ पहले बताओ, ऊपर 60 न्यूटन है, ऊपर n है, नीचे 200 न्यूटन। 200 न्यूटन की वजह से नीचे चिपका रहेगा। तो अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस की बात करोगे, वर्टिकल डायरेक्शन में वो इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स जीरो रहेगी। क्या वो वर्टिकल डायरेक्शन मूव कर रहा है? क्या ब्लॉक ऊपर जाएगा? क्या ब्लॉक नीचे जाएगा? आप जब तक 200 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक ब्लॉक ऊपर क्यों जाएगा? क्या पड़ेगा ऊपर जाने? आप एक बॉक्स उठाना चाह रहे हो, लेकिन उसका वेट 1000 न्यूटन है, आप 10 न्यूटन फोर्स लगा के उसको उठा लोगे? नहीं उठा, तो ऊपर नहीं जा रहा। तो अगर एफ वाई जीरो है, तो मैं बोल सकता हूं सीधा सीधा कि नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी 200 माइनस 60, दैट विल बी इक्वल टू 140। तो स्टैटिक्स की बात होगी कि वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम, व्हाट अबाउट एक्स डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन में एक इकलौती फोर्स 80 न्यूटन है, और इसको रोकने के लिए कोई भी नहीं है, तो बेसिकली ये आगे की ओर बढ़ेगा। चल चल अकेला, और जब ये अकेला चलेगा तो इसका एक्सेलरेशन, हमारे पास जो नेट फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बीइंग हम लोग एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एम इंटू एक्स। एक्स डायरेक्शन में राइट साइड में फोर्स 80 न्यूटन है, मास हमारे पास 20 केजी है, और एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो यहाँ से एक्स डायरेक्शन की एक्सेलरेशन आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। तो वी गॉट आवर नॉर्मल रिएक्शन, वी गॉट आवर एक्सेलरेशन। ठीक, क्लियर है सभी को? तो ये हमारे पास फोर्सेस वगैरह, ठीक है। नाउ दिस वाज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको और हैवी करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि इतना सिंपल क्वेश्चन तो कभी भी नहीं पूछेगा। तो एक वार्म अप हो गया है, तो क्वेश्चन देखो। हमारे पास एक ब्लॉक है 2 kg, एक ब्लॉक है 3, और इस पे आगे की ओर फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। तो थोड़ा वार्म अप ही अभी भी, मुझे कुछ सिखाना है, तो क्वेश्चन के माध्यम से सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, 2 केजी 3 केजी, दोनों अगर रस्सी से जुड़े हुए हैं, ऑब्वियसली दो, अगर आप पत्थरों को रस्सी से जोड़ के इस वाले पत्थरों को खींचोगे तो दोनों साथ में आगे आएंगे। हमें बताना है कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, रस्सी में टेंशन कितनी। हमें एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करनी, फाइंड ए एंड टी। क्या होगा, आप लोग एफबीडी बनाओगे। एफबीडी कहोगे, देखो हमारे पास ये 2 केजी का हो गया ब्लॉक, और ये हमारे पास 3 केजी। इन ब्लॉक्स की अगर मैं बात करूं, बड़ी सिंपल सी चीज, जो 2 केजी है उसका वेट नीचे की ओर लगेगा 20 न्यूटन, और ऊपर की ओर मान लो नॉर्मल रिएक्शन N1 लग रही है, ग्राउंड ऊपर फोर्स लगेगा। ये 3 केजी का वेट हमारे पास 30 न्यूटन हो जाएगा, और ग्राउंड ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा N2 का। दूसरी चीज, बाहर से हम लोग 10 न्यूटन फोर्स लगा, लेकिन वो 10 न्यूटन सिर्फ और सिर्फ 3 केजी पे लगाया जा रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स लगा। बचा कौन? रस्सी। रस्सी इनके बीच में, और रस्सी का काम हमेशा खींचने का होता है। 3 केजी को इधर खींचेगी, 2 केजी को वो इधर खींचेगी। तो 2 केजी वाले पे जो फोर्स लग रही है वो इस तरफ लग रही है, ठीक है बराबर, और 3 केजी वाले पे जो टेंशन लग रही है वो इस तरफ लग रही है, ठीक है बराबर। तो ये बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है, 2 केजी एंड 3 केजी। नाउ क्या ये दोनों की अगर मैं बात करूं, दोनों साथ में चलेंगे? अगर ये दोनों साथ में चलेंगे, तो इसकी एक्सेलरेशन और इसकी एक्सेलरेशन, दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी? सेम होगी। नाउ वाई डायरेक्शन को भूल जाओ, वाई डायरेक्शन में मैं अभी कोई काम नहीं है। वाई डायरेक्शन का तो बस यही समझाना था कि इक्विलिब्रियम में वाई डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हो। मुझे आगे की ओर मूव कराने की बात करनी, तो आप इन दोनों को ध्यान से देखो। मुझे अगर चाहिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक्स डायरेक्शन की फोर्स जो होगी मास इनटू एक्सेलरेशन डायरेक्शन होगा। तो अगर आप 2 केजी के लिए इक्वेशन लिखोगे, आप कहोगे इस पे आगे की ओर फोर्स लग रही है टी, वो होगा इसका मास इनटू इसकी एक्सेलरेशन के बराबर। इस पे जो राइट साइड में फोर्स लग रही है वो 10 नहीं होगी, वो 10 माइनस टी, ये ध्यान रखना। इफ दिस इज 10 माइनस टी, आप कहोगे 3 केजी पे 10 माइनस टी इज इक्वल टू, इसका मास 3 केजी है और इसका एक्सेलरेशन, दोनों को ऐड कर दो।
कट जाएगा, 10 बचेगा, इज इक्वल्स टू 5 है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर ए की वैल्यू 2 आ गई है तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से देखो 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन। अब 11वीं में तो जनरली इसके बाद बच्चे पूछते हैं सर 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 अगर हम इसमें रख दे तो क्या होगा, इसमें रख दो, 3 3 6 होता है, 10 माइनस 6 4 होता है, तो सेम आंसर आता है। आप लोग थोड़े बड़े हो, कर लेते हो, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। इसी को ही एक बार दोबारा समझते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा काम आसान करेंगे, क्योंकि यार इतना तो मैं नहीं लिख पाऊंगा बार बार। देखो आलसी थोड़ा मैं हूं इस मामले में, काम करो तो ऐसे करो कि 4 लोग को पता नहीं चले क्या काम किया। हमें अभी भी एक्सेलरेशन और टेंशन निकालनी है, बट इस बार हम लोग थोड़ा सा आसान काम करेंगे। इस बार हम यूज करेंगे सिस्टम का। आपको सिस्टम अभी नहीं पढ़ाया था कि भाई सिस्टम होता है ब्ला ब्ला ब्ला, सिस्टम का यूज करना भी सीख। तो जब सिस्टम का यूज करना होता है ना, तो पहले सिस्टम बनाते हैं खुद से। वो देगा नहीं कि सिस्टम बना लो या फिर सिस्टम का यूज कर लो, वो नहीं बताएगा, आपको खुद सोचना है। यू कैन डू दैट, यस यू कैन डू। करना क्या है इसमें, आप दोनों के बाहर एक ऐसा बड़ा सा डब्बा बना दो, डब्बा बता देगा कि हमारे पास एक सिस्टम, और जो हमारा सिस्टम है उसमें एक 2 केजी का ब्लॉक, एक 3 केजी का ब्लॉक और ये रस्सी आ रही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ग्राउंड इज नॉट इन द सिस्टम, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप लोगों को दिखेगा कि 2 केजी पे टेंशन लग रही है, 3 केजी पे टेंशन लग रही है, तो जो रस्सी है 2 केजी रस्सी पे फोर्स लगाएगा, रस्सी 2 केजी पे फोर्स लगाएगा, ये इंटरनल फोर्स होगी। जैसे अगर पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 पे कल फोर्स लगा रहा था तो वो इंटरनल फोर्स थी, 2 1 पे जो फोर्स लगा रहा था वो भी इंटरनल है। तो 2 केजी ने रस्सी पे फोर्स लगाई, रस्सी ने 2 केजी पे फोर्स लगाई, इंटरनल फोर्सेस नेट फोर्स एंड नेट सम 0। रस्सी ने 3 केजी पे फोर्स लगाई, 3 केजी ने रस्सी पे फोर्स लगाई, इंटरनल फोर्सेस नेट सम 0। बचा क्या इस पूरे में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। देखो वर्टिकल में तो दुनिया बाहर से, मतलब पृथ्वी बाहर से फोर्स लगा ही रही है, 20 न्यूटन लग रहा होगा, यहाँ पे इसका वेट 30 न्यूटन लग रहा होगा, के ऊपर से अर्थ से नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, इस पे ऊपर से अर्थ से नॉर्मल रिएक्शन होगी। हमारे काम का नहीं है, हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल देख, हॉरिजॉन्टल जाएंगे। और अगर ये हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, आप लोग खुद बताओ यार, क्या मैं सिस्टम में लिख सकता हूं कि देखो हमारे पास जो नेट फोर्स होती है दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। तो साथ में ही चलने वाले हैं, साथ ही चलेंगे दोनों के एक्सेलरेशन। लेकिन नेट फोर्स तो यार अपने पास एक्सटर्नल फोर्स के बराबर थी, एक्सटर्नल फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। अब एक्सटर्नल फोर्स तो केवल एक ही है ना, बाहर से तो हम इतनी फोर्स लगा रहे हैं ना, ये सारी फोर्सेस वैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, वाई में ही है, हमको जरूरत ही नहीं है। हॉरिजॉन्टली एकमात्र फोर्स 10 न्यूटन, तो हमारे पास ये 10 न्यूटन हो जाएगा मास। ये मास किसका होता है, सिस्टम का। सिस्टम कितना, 3 और 2 5, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 + 3 इंटू एक्सेलरेशन, तो यहां से अपने पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 10/5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल स्पीड। आप लोगों को नेक्स्ट टाइम सिस्टम लेके बहुत स्पीड में आंसर निकालना रहेगा, ठीक है। दूसरा, टेंशन कैसे निकाल सर, ठीक है आपने सिस्टम बता दिया, आपने एक्सेलरेशन निकाल ली, टेंशन का क्या करोगे उस टाइम पे। टेंशन के लिए आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा किसी एक ब्लॉक का। तो आप लोग फॉर टेंशन ड्रॉ एफबीडी ऑफ एनी वन ब्लॉक। लेकिन हम यहां पे भी थोड़ा सा खेल खेलेंगे, किसी एक ब्लॉक का एफबीडी बनाना, चाहे आप 2 का बनाओ चाहे 3 का बनाओ, लेकिन ऐसा ब्लॉक पकड़ो जिसमें फोर्सेस मिनिमम हो। इस पे टेंशन भी लगेगा, 10 केजी 10 न्यूटन भी लगेगा। ऑल्दो बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन है, बट हम क्यों करें, Why? हम इस पे आते हैं क्योंकि इस इकलौते 2 केजी पे, इस 2 केजी पे इकलौती एक ही फोर्स लग रही है, वो आगे की ओर टी के बराबर है। और पूरा का पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाने का मतलब है ये भी 2 मीटर पर सेकंड से जाएगा, ये भी 2 मीटर पर सेकंड से जाएगा, तो सभी के सभी एकदम झुंड बना के 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहे हैं। आप जब टेंशन लिखोगे आप कहोगे नेट फोर्स Fx इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। हमारे पास एक्स डायरेक्शन में फोर्स टेंशन है, मास 2 kg है, एक्सेलरेशन 2 के बराबर है, तो आ जाएगा 4 न्यूटन के बराबर। सिंपल थोड़ी चीज, इससे आपके काम बहुत आसान होने वाले हैं अगर आप इन चीजों को यूज कर लेते हो तो।
फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है, 2 kg, 3 kg, 5 kg, आगे की ओर फोर्स लगाया हमने 10 न्यूटन। क्वेश्चन इज कि इसमें टेंशन T2 T1 फाइंड करो। फाइंड T1। अगर ये एंगल हमारे पास बना रही है 37, फाइंड T। सिस्टम का यूज करके आप लोग ट्राई कर सकते हो, एक बार पॉज करके फटाफट से सॉल्व करके देख लो। देखो सॉल्व मैं कर देता हूँ, मतलब आप लोगों ने कर लिया है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। लेट्स से मैंने सिस्टम बनाया इस तरीके से, ये मैंने सिस्टम बनाया। इस सिस्टम में तीनों ब्लॉक्स आ रहे हैं, तो हमारे पास जो भी टेंशन होगी वो इंटरनल फोर्सेज हो जाएंगी। वेट और नॉर्मल वर्टिकल फोर्सेज है वैसे भी काम की नहीं। तो हमारे पास जब आप लिखोगे नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास केवल 10 न्यूटन है। मास, टोटल सिस्टम का मास हो जाएगा 3 2 5 और 5 10 इंटू एक्सेलरेशन। तो हमारे पास सिस्टम की एक्सेलरेशन आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा काम हमारे पास होता है टेंशन निकालना। टेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेंशन निकालने के लिए बड़ा सिंपल सी चीज है कि आप लोग एफबीडी बनाओगे किसी ब्लॉक का, और इस बार जो मैं एफबीडी बना रहा हूं ना, ध्यान से देखो कैसे बना रहा हूं मैं। सिस्टम ले रहा हूं। इनका सिस्टम लेने से क्या होगा ना कि मेरे पास ये 2 kg है, ये 2 kg है, ये 3 kg है, 2 kg, और टेंशन इस तरफ लग रही है T, और ये दोनों साथ में मूव करें। अब सबसे बढ़िया बात क्या है ना कि हमें पता दोनों एक साथ में मूव कर रहे हैं आगे की ओर 1 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को मूव कराने के लिए केवल एक ही फोर्स काम कर रही है, वो है T1, जो कि हमारे पास यहां से 37 बना रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं कहां लेके जा रहा हूं चीज को। आप सिर्फ 3 kg का लिख के भी एफबीडी बना के सॉल्व कर सकते थे, लेकिन फिर आपको इसकी टेंशन निकालनी पड़ती। आप केवल 5 kg का एफबीडी बना सकते थे और उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहां पर मैं एक्स्ट्रा सिखाने की कोशिश करूं। मान लो आगे 50 डब्बे होते हैं और आगे इधर 20 डब्बे होते हैं, और आपको बीच में कोई टेंशन निकालनी पड़ेगी, तो एक एक का करके नहीं निकाल सकते। आपको ऐसे पूरा पकड़ना पड़ेगा सिस्टम कि आपने पीछे के 40 डब्बे पकड़ लिए, 50 डब्बे पकड़ लिए, और फिर एक टेंशन लग रही है। ये टेंशन का काम इन सबको खींच के ले जाना है, तो ये टेंशन अगर मुझे निकालनी है तो फिर हम लोग ये करते हैं। T1 cos 37 हमारे पास होता है 4/5 के बराबर। एक्सेलरेशन 1 है, मास 5 है, तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 25/4 न्यूटन। ठीक, तो हमारे पास डायनामिक्स में रहेगा। ऐसे ही सेम नॉर्मल रिएक्शन के लिए भी होता है। आप लोग नेट फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिखोगे, नॉर्मल रिएक्शंस भी आपके पास आ जाएंगी। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है मेनली पुल्लीज के बारे में। भैया पुल्ली के केस में क्या होता है, पुल्ली होता क्या सबसे पहले। पुल्ली हमारे पास क्या होता है, पुल्ली इज जस्ट अ डिवाइस, डिवाइस used to change the direction of force। तो पुली इस प्रकार यूज की जाती है कि वो फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर सके। ठीक है, जैसे बड़ा सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास एक ब्लॉक है और मुझे उसको उठाना है तो मैं इस पे ऊपर की ओर फोर्स लगाऊंगा। तो ब्लॉक को उठाने का जनरल तरीका है ऊपर की ओर फोर्स लगाना, बट आप वहीं अगर पुल्ली का यूज करते हो तो आप वो जो खींच रहे हो उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। मान लो मैंने रस्सी ली और रस्सी को पुल्ली से गुजार दिया लाइक दिस, और अब मैं नीचे की ओर फोर्स लगा। पुल्ली ने सिर्फ इतना सा ही काम किया, पहले जो मैं फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा था अब मैं फोर्स नीचे की ओर लगा रहा हूं। तो पुल्ली में हमें क्वेश्चंस कैसे कैसे सॉल्व करने होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, और इसको मैं सिस्टम से समझाऊंगा, ध्यान से देख लेना। हमारे पास यदि एक कार से क्वेश्चन है, ये पुल्ली, ये एक ब्लॉक है M2 मास का, ये एक ब्लॉक है लेट्स से M1 मास का, और हमने इस सिस्टम को छोड़ दिया। जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी।
जिंदगी जी लो, है ना। सांस में सांस। देखो, हमारे पास ब्लॉक M1 है, ये M2 है, ये M1 नीचे जाएगा और M2 को भी अपने साथ लेके जाएगा। हमें बताना है इस केस में कि एक्सेलरेशन कितनी होगी, टेंशन कितनी होगी। तरीका भी वही है, सिस्टम का लेके एक्सेलरेशन निकालेंगे, टेंशन के लिए किसी एक का एफबीडी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, पहले सिस्टम लेते हैं। और ये जो सिस्टम है, इसमें अगर आप देखोगे फोर्सेस को, तो आपको नजर में आएगा कि हमारे पास नीचे की ओर एक M1G लग रहा है, यहाँ पे एक टेंशन लग रही है, आगे की ओर एक टेंशन लग रही है, नीचे की ओर M2G लग रहा है और ऊपर की ओर नॉर्मल लग रहा है। Now considering the scenario, M2G और नॉर्मल तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। टेंशन हमारे पास इंटरनल फोर्स होगी, बचा सिर्फ M1। इसी सिस्टम को एग्जैक्टली आप लोग ऐसा भी देख सकते हो कि हमारे पास एक M2, एक M1 है, आगे की ओर फोर्स M1G लग रही है, ये हमारे पास सिस्टम हो गया। और डिफरेंस क्या है, पुल्ली की वजह से उस M1G की डायरेक्शन चेंज होगी, अदरवाइज बाकी सब कुछ सेम। बोल सकता हूं ना मैं, पुल्ली की वजह से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, अदरवाइज बाकी सब कुछ सेम है। तो ये और ये बिल्कुल एक जैसे से ही है, कोई फर्क नहीं है हमारे पास। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन, सॉल्व कैसे करना है। ऑल यू हैव टू डू इज कि स्टेप बाय स्टेप चलो। हमें पता है कि जो नेट फोर्स होती है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। इसको देख के आप एक बार कंफ्यूज हो सकते हो कि नेट फोर्स कौन सी है, बट इसको देख के आप नहीं हो सकते। हमारे पास आगे की ओर एक फोर्स लग रही है M1G, जो कि दोनों खींच रही है। जब आगे आपके पास कोई चीज आएगी, उसको आप ऐसे इमेजिन करके समझ सकते हो कि इन दोनों को खींचने वाली फोर्स इकलौती M1G है। तो M1G इज द फोर्स विच इज पुलिंग देम शुड बी इक्वल टू मास। अब ये सिस्टम का मास लिखा जाता है, आप ऐसा नहीं M1 लिख दोगे, नहीं, सिस्टम का मास। और सिस्टम का मास हमारे पास है M1 प्लस M2 के बराबर और इनटू एक्सेलरेशन A। तो यहां से जो एक्सेलरेशन आ जाएगी वो आ जाएगी M1G ओवर M1 प्लस M2। अगर आप इतना समझ गए तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। और जहां तक बच्ची बात टेंशन की, तो टेंशन के लिए तो एफबीडी बताना ना सिर्फ। किसका एफबीडी बनाओगे, किसी का ही बना लो, ऊपर वाले का बना सकते हो, नीचे वाले का बना सकते हो, लेकिन मैं जनरली यूज करता हूं जिसमें टेंशन या फोर्सेस कम लग रही हो। इसमें टेंशन भी है, M1G भी है, लेट्स अवॉइड दिस। इसमें एक ही कुछ फोर्स है, आगे की ओर T। तो इस M2 को अगर आप पकड़ोगे, आप देखोगे आगे की ओर इकलौती फोर्स टेंशन, और मान लेते हैं आगे की ओर एक्सेलरेशन A है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब आप लिखोगे M2 की वैल्यू यहां से उठाओ तो आपके पास, सॉरी A की वैल्यू यहां से उठाओ तो आपके पास आ जाएगा M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 इनटू G, दैट विल बी योर टेंशन। बात खत्म। समझ रहे हो, सिंपल सा तरीका रहता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता। और भी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और चीजें क्लियर रहे। जैसे बड़ा एक सिंपल सा ये रहता है, एटवुड्स मशीन को, हमारे पास एक पुल्ली में एक तरफ हमारे पास मास होता है M1, दूसरी तरफ मास होता है M2, और लेट से हमें कहा है कि M1 इज ग्रेटर देन M2 है, और हमें बताना है कि एक्सेलरेशन और टेंशन कितनी कितनी होगी। हमारा काम पहले सिस्टम बनाना। सिस्टम बनाओ, सिस्टम में रस्सी है और हमारे पास दोनों ब्लॉक्स है। फोर्सेस अगर मैं दिखाऊं तो हमारे पास नीचे की ओर M1G लग रही होगी, नीचे की ओर M2G लग रही होगी। M1 ज्यादा है तो ये नीचे खींचेगा, तो ये एक्सेलरेट नीचे होगा और ये एक्सेलरेट ऊपर होगा। और अगर ऐसा सिनेरियो है और आपको लिखना है नेट फोर्स, तो मैं एक लास्ट टाइम और इक्विवेलेंट ऐसा बना के दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए क्या चल रहा है। M1 और M2 को अगर पुल्ली नहीं होती और सेम टाइप की फोर्सेस शो करनी होती तो वैसा रहता कि ये M2 होता और ये M1 होता, हमारे पास ये सिस्टम बनता। फोर्स जो रहती इस पर आगे की ओर M1G रहती, इस पर पीछे की ओर M2G रहती, और हमारे पास ये राइट साइड में एक्सेलरेट होता A से और ये भी राइट साइड में होता A से। और अब आपको बस इतना ध्यान रखना है,
m2g, इसमें तो मुझे सेम डायरेक्शन में दिखता है कि m1g भी नीचे m2g भी नीचे है, बट इन द एंड m2g इज ट्राइंग टू स्टॉप, वो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट लग रहा है, तो m2g इज ट्राइंग टू स्टॉप। तो जब आप नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखोगे, उसमें नीचे वाली फोर्सेस देख के ऐड नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये फोर्स खींच रही है लेकिन ये फोर्स उसे रोक रही है, पुल्ली ना होगी तो वो वैसा दिखेगा। और आप जब लिखोगे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स में आपको ध्यान रखना है ये खींच रहा है, ये रोक रहा है, तो हमारे पास m1g माइनस m2g नेट फोर्स हो जाएगा। टोटल मास दोनों ब्लॉक का मास आ जाएगा इंटू एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा। आपके पास यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू के बराबर, ये अपने पास एक्सेलरेशन। दूसरी चीज, अगर आपको टेंशन चाहिए, किसी भी एक ब्लॉक को पकड़ लो, किसी भी एक ब्लॉक को मैं यहीं पे पकड़ लेता हूं, यहाँ पे m2 को पकड़ लेते हैं, दोनों में अब देखो दो फोर्सेस हैं, तो एक किसी भी एक ब्लॉक को पकड़ लो, तो फ्रॉम m2, अच्छा बताओ, m2 की एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है तो नेट फोर्स भी ऊपर की ओर होगा। नेट फोर्स लिखते टाइम आप t माइनस m2g लिखोगे, m2g माइनस t लिखोगे। अगर आप t माइनस m2g लिखोगे, आप बता रहे हो ऊपर फोर्स लग रही है, m2g माइनस t लिखोगे, आप बता रहे हो नीचे फोर्स लग रही है, तो हमें बताना है ऊपर की ओर फोर्स, तो मैं लिखूंगा t माइनस m2g शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से जब आप t की वैल्यू निकालोगे, वो आ जाएगा m2 इंटू जी प्लस ए, तो a की वैल्यू जब आप डालोगे और एलसीएम लोगे, तो आपको आ जाएगा 2 m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी, की टेंशन आ जाएगी। ठीक है, आराम से ट्राई करना, सॉल्व करना, समझ आ जाए। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि आपको ध्यान में रखनी है। इस पे और चीजें क्या बन जाती हैं वो भी समझ जाओ। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया अपने पास, ये ऐसा सा सिनेरियो है, एक ब्लॉक यहां पर है जिसका मास m है, और एक ब्लॉक वर्टिकल से थीटा एंगल पर है जिसका मास यहां पर 2m के बराबर। क्वेश्चन इस कि इसे रस्सी से बांधा हुआ है, रस्सी से बंधा हुआ है इस तरह, हमें बताना है फाइंड थीटा और इक्वल। तो ना ही इसमें पुल्ली है, ना ही इसमें इक्विलिब्रियम, लेकिन सिस्टम हम लोग डेफिनेटली यूज। तो आप जब सिस्टम बनाओगे, आप ब्लॉक में m1 को और इस 2m को इंक्लूड करोगे में। इस m और 2m का जब आप वेट लिखोगे, नीचे की ओर mg होगा, ये नीचे की ओर mg होगा, लेकिन अगर ये थीटा है, ये थीटा हो जाएगा, तो mg का जो इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा mg, इधर वाला cos थीटा हो तो भी cos ये थीटा, तो यहाँ पे sin थीटा आएगा, और मास 2m है तो ये 2mg sin। बड़ी सिंपल सी बात है, सिस्टम में आप चाहते हो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है जितना इसको खींचा जा रहा है उतना इसको खींचा जाए, तो नेट फोर्स जीरो तभी होगी जब दोनों की फोर्सेस बराबर होंगी। तो दोनों की फोर्सेस बराबर करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि 2mg sin थीटा को आपको mg के बराबर कर देना है, यानी कि sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास हाफ के बराबर, और थीटा आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री के बराबर। समझ रहे हो? आता है, या फिर और भी आते हैं, एक आधा और दिखा देता हूँ आप लोगों को। बट अब जो बता रहा हूँ वो आप लोग ट्राई करना, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में। कि मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है, समथिंग लाइक, है ना, ये अपने पास 53 डिग्री है, पास 7 डिग्री है, ये है पर, और इस पर एक एक ब्लॉक रखा है, ये भी m के बराबर है, ये m के बराबर। एक्सेलरेशन बतानी है हमें, सिर्फ एक्सेलरेशन बतानी है, टेंशन नहीं बतानी है। तो बिना टेंशन की टेंशन लिए हम लोग एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश, तो सिस्टम बना लो, ये हमारा सिस्टम, और देखो क्या होगा, इस mg का जो इस तरफ वाला कंपोनेंट होगा वो साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, तो ये आ जाएगा mg sin 37, mg sin ऑफ 37 है हमारे पास,
3/5 होता तो आ जाएगा 3 mg/5। ये हमारे पास 53 वाला कंपोनेंट होगा तो आ जाएगा mg sin 53, और sin 53 होगा तो आ जाएगा 4 mg/5। और यार 3 mg/5 और 4 mg/5 में से 4 mg/5 ज्यादा होगा। तो अगर आप सिस्टम में देखोगे कि ये इसे इतने से खींच रहा है, ये इसे इतने से खींच रहा है, इसकी फोर्स ज्यादा होगी, तो जब आप नेट फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिखोगे, यहां पर नेट फोर्स हो जाएगा 4 mg/5 माइनस 3 mg/5 शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एम काट दो, 4/5 माइनस 3/5 इज 1/5, तो ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास g/5 के बराबर। अश भगवान, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, और ये क्वेश्चन जब घर पे कर लोगे तो एटलीस्ट थोड़ा मतलब समझ में आएगी फाउंडेशन की कैसे कैसे करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि ये वाले क्वेश्चन घर पे खुद से भी ट्राई करने, सिर्फ और सिर्फ यहीं पे नहीं करने। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को घर पे भी ट्राई करनी है ना। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। हैंगिंग मास कैपिटल M is connected to 4 times bigger mass by using a string pulley arrangement as shown in the figure. The bigger mass is placed on the horizontal ice slab and being pulled by 2 mg force. In this situation, tension in the string is x by 5 mg for x equal to this much. Neglect the mass of the string and friction of the block. ठीक है, अब हो क्या रहा है, इसमें भी हम सिस्टम लेके चलेंगे। अगर आप इस 4m और इस m का सिस्टम पकड़ लो, तो m का जो वेट होगा नीचे की ओर mg होगा, और इसका वेट ऊपर की ओर 2mg, इसके ऊपर की फोर्स 2mg। अब सिस्टम पे इधर 2mg से खींचा जा रहा है, उधर mg से रोका जा रहा है, तो ऑब्वियसली 2mg ज्यादा है, तो हमारे पास सिस्टम इस तरफ एक्सेलरेट होगा, ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट होगा। और अगर आप नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखोगे, लिखो 2mg माइनस mg इज द नेट फोर्स, 2mg माइनस mg इज द नेट फोर्स, should be equal to mass of the system 4m plus m, हमारे पास हो जाएगा 5m into acceleration। एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगी mg/5m यानी कि g बाय, ये एक्सेलरेशन आई है, हमें क्या निकालना है, टेंशन निकालनी है। तो टेंशन निकालने के लिए मैं इस वाले ब्रोक का प्रयोग कर ले रहा हूं और इसको टेंशन टी लिख दे रहा हूं। अब बताओ, टेंशन ऊपर mg नीचे एक्सेलरेशन ऊपर, तो नेट फोर्स ऊपर की ओर जब आप शो करोगे t माइनस mg या फिर mg माइनस, ऑब्वियसली t माइनस mg, तो हमारे पास t माइनस mg आ जाएगा ma के बराबर, तो t आ जाएगा mg प्लस ma, और a की वैल्यू हमने g/5 निकाली है, तो भाई mg प्लस mg/5 आ जाएगा 6 mg/5 के बराबर। तो अगर टेंशन 6 mg/5 है, इट्स सेड कि टेंशन को हमें x mg/5 लिखना है, तो x की वैल्यू 6 है। बड़ा सिंपल चीज है। A system to 10 balls of 10 balls, each of mass 2 kg, are connected via massless and unstretchable string. The system is allowed to slip over the edge of a smooth table as shown in the figure. Tension on the string between 7th and 8th ball is when 6th ball just leaves the table. 30 बॉल लीव कर रही है, 30 बॉल लीव करने का मतलब है नीचे हमारे पास 6 बॉल हो जाए when 6th ball just leaves the table। ठीक है, देखो हमारे पास टेबल हो गया, और हमारे पास ये 1 4 5 6 बॉल्स यहाँ पर होगी, 1 4 5 7 8 10, टोटल 10 बॉल। इस इंस्टेंट पे वो क्या पूछ रहा है, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग बिटवीन 7th एंड 8th बॉल, 7वीं अतः 8वीं बॉल के बीच में टेंशन, यहां पर टेंशन फाइंड कर। सिस्टम का यूज कर रहा हूं, बहुत ध्यान से। ये सभी के सभी बॉल्स हमारे पास सिस्टम का पार्ट है, इन सभी बॉल्स का जो वेट होगा वो नीचे की ओर लगेगा, तो ये हमें खींचने वीचने में तो हेल्प नहीं कर रहा, हटाओ इनको। ये सबका वेट नीचे गिरेगा। अगर मैं सभी का मास m ले लूं, एक बार m की वैल्यू 2 kg दी हुई है, बाद में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीचे की ओर जो फोर्स लगेगी वो 6 mg लगेगी, नीचे की ओर फोर्स 6 mg।
तो अगर इसकी एक्सेलरेशन नीचे की ओर ए है, इसकी एक्सेलरेशन आगे की ओर ए है, तो आप नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिखोगे। नेट फोर्स कितनी फोर्स से खींचा जा रहा है? mg से। 6 mg विल बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम 10 m इनटू x। तो अगर आप लोग कभी ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाओ, तो नेट फोर्स इज मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन लिख लोगे तो थोड़ा ध्यान रहेगा। ऐसा ना हो m है तो उसको m ही छोड़ दिया। अगर आप m को m छोड़ दोगे तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा ना, सिस्टम का मास लिखना टोटल 10 m आएगा। तो हमारे पास यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 10। नाउ दिस इज द एक्सेलरेशन। हमें टेंशन पूछी है, इसके बीच में टेंशन पूछी है। तो अब आ गया ना ये चीज, आप एक एक को पकड़ नहीं सकते तो आप इस पूरे को पकड़ लो, इसलिए मैं कह रहा था कि वो चीज हेल्प करेगी आपको। अब आपके पास इस प्रकार के 3 गोले हैं, 1 2 3। ये जो 3 गोले हैं ये साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन इस पे आगे की ओर जो टेंशन लग रही है वो हमें निकालनी है। कंसिडरिंग दीज 3 एस सिस्टम, ये 8वां है, 9वां है, 10वां। इसका मास m, इसका मास m और इसका मास m। नेट फोर्स t के बराबर, मास हमारे पास 3m के बराबर, एक्सेलरेशन जो इसकी एक्सेलरेशन है वो है 6/10 के बराबर इंटू 6/10। वैल्यूज पुट करनी है, 3 इंटू मासेस 2 इंटू 10 डिवाइड बाय 10, तो आ जाएगा 36 न्यूटन। ये हमारे पास आ जाएगा 36 न्यूटन। तो इस प्रकार से आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हेल्प कर जाएगी। कुछ कुछ चीजें होती हैं जो हेल्प कर जाती है, जैसे ये है, अगर ये नहीं आता होता तो क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाता। किसको टेंशन ले, क्या फोर्स लगाएं, बस आपको ध्यान रखना है कि लास्ट वाले 3 का आप सिस्टम ले लोगे तो आपको टेंशन डायरेक्ट आ जाएगी, ये चीजें यूज हो जाएंगी। ठीक है, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो, कुछ आपके पास होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं ना। ये मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आया हुआ था एंड ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे अभी जस्ट, तो इसलिए मैं ये ले भी आया हूं कि आप इसको एज अ होमवर्क सॉल्व कीजिएगा। एक ये है, ऐसा क्वेश्चन मैं अभी आप लोग कराऊंगा, तो ये आप ये होमवर्क कर लेना एंड ये भी आपका होमवर्क है। अब नेक्स्ट देखो, मुझे आपको कौन सा क्वेश्चन कराना है। मुझे जो आपको क्वेश्चन कराना है वो कुछ बार है कि हमारे पास पुल्ली है, एक 10 kg का ब्लॉक है और एक ग्राउंड पर रखा है। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से रस्सी गिर रही है और साथ ही साथ हमारे पास एक बंदर का मास 5 kg है, वो है। अब क्या होता है कि मंकी क्या करता है, बंदर क्या करता है ना, कुछ ऊपर या कुछ नीचे जाने की कोशिश करता है ना, इधर वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है या फिर वो नीचे जाने की कोशिश करता है। इट डज समथिंग जिसकी वजह से 10 kg और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाता है। तो क्वेश्चन इज कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मंकी such that 10 kg block just lifts up। कितना बंदर की एक्सेलरेशन हो ताकि 10 kg का ब्लॉक जस्ट उठ जाए। अब ना एक बढ़िया सा काम करो, थोड़ा सा दिमाग लगा सोचो कि ऐसा कब होना चाहिए, कि ऐसा कब होना चाहिए। 10 kg का ब्लॉक हमारा उठ जाए वो कब होगा, मंकी की एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे ये हमें सोचना है। तो हम लोग एक बार लाइन वाइज चलते हैं। अब दिस इज हाउ यू बिल्ड, जब भी कोई नया क्वेश्चन आता है आप कैसे बिल्ड करते हैं। बेसिक थिंग इज मुझे 10 kg ब्लॉक को जस्ट लिफ्ट करना। 10 kg वाला ब्लॉक कब उठेगा, आपके पास एक 10 kg का ब्लॉक है, वो उसको ऊपर खींचोगे
किस फोर्स पे वो उठेगा? जब उसके वेट के बराबर फोर्स लगेगी। तो उसका खुद का वेट 100 न्यूटन है, ऊपर की ओर टेंशन लग रही है। आप अगर चाहते हैं कि वो उठ जाए तो जस्ट उठाने के लिए टेंशन शुड बी 10 न्यूटन टू लिफ्ट द ब्लॉक, टेंशन शुड बी इक्वल टू 10 न्यूटन। ये तो होना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि मंकी वो 10 न्यूटन की टेंशन कैसे ला सकता है? तो मंकी के बारे में अगर आप सोचोगे तो क्या होगा? लेट्स से दिस इज द मंकी एंड दिस इज द रोप। अब व्हाट हैपनिंग हियर इज कि कभी रस्सी पे लटके हो मन में, अगर आपने रस्सी को पकड़ रखा है और आप चाहते हो ऊपर चढ़ना, रस्सी को पकड़े ऊपर चढ़ना चाहते हो, व्हाट डू यू डू? आप रस्सी को पकड़ते हो और आप नीचे खींचते हो। जब आप उसे नीचे खींचते हो तो आप नीचे फोर्स लगा रहे हो रस्सी पे, रस्सी आप पे ऊपर फोर्स लगा रही है। तो रस्सी नीचे खींचती है, आप ऊपर खींचते हो, तो आप पे फोर्स ऊपर लगती है, रस्सी पे फोर्स नीचे लगती है। वहीं जब आप नीचे जाने की कोशिश करते हो, आप धीरे 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 रस्सी को छोड़ते जाते हो, ऊपर आने की कोशिश करते हो तो रस्सी को पकड़े खींचते जाते हो। तो व्हाट हैपनिंग हियर इज, इस बंदर के बारे में सोचो। बंदर को मान लो ऊपर जाना है, बंदर ने रस्सी को पकड़ा और उसको खींचा। बंदर ने जब उसे खींचा तो बंदर पे ऊपर की ओर टेंशन लगी टी, लेकिन रस्सी पे नीचे की ओर टेंशन। बंदर का खुद का वेट हमारे पास 50 न्यूटन के बराबर है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चाहते हैं टेंशन 10 नहीं सॉरी 100 न्यूटन हो, 100 न्यूटन के बराबर हो। हम चाहते हैं टेंशन 100 न्यूटन के बराबर हो। अब यहां से आपको यह दिख जाएगा कि बंदर को कितनी फोर्स लगानी, बंदर को 100 न्यूटन खींचना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमारे पास बंदर जब 100 न्यूटन फोर्स लगाएगा तब रस्सी में 100 न्यूटन की टेंशन आएगी, और रस्सी में जब 100 न्यूटन की टेंशन आएगी तब ये ब्लॉक उठेगा। अब बंदर पे आ जाओ। बंदर भाई साहब पे ऊपर 100 न्यूटन, नीचे 50 न्यूटन। तो बंदर की एक्सेलरेशन अगर आपको निकालनी है तो आप लिखोगे नेट फोर्स डिवाइड बाय मास। मास उसका है 5 क्यूब, 50/5 हो जाए 10 मीटर पर सेकेंड। तो यदि बंदर ऊपर की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से चढ़ता है, तब जाके कहीं हमारे पास रस्सी में टेंशन आएगी 100 न्यूटन, तब जाके कहीं ब्लॉक उठ पाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से और देखना है आप लोगों को, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए, तब आप आगे बढ़ोगे। उससे पहले आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है। तो हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस हो गए पुल्ली वाले और सब चीज़ों के। आपके पास पीवाईक्यू के होमवर्क भी हैं इसमें, 2-3 साल के 2022 के तीनों क्वेश्चन करना जरूर है। आगे हम बढ़ते हैं रोप विद मास। रोप विद मास एक ऐसा टॉपिक है जिसका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज इट एक्ट्स जैसे जनरल क्वेश्चन, बिल्कुल कुछ नहीं होता है। तो आपको एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं, उसमें आप समझ जाओगे क्या होता है। मान लो हमारे पास एक रस्सी है और हमें कहा गया है इस पे 20 न्यूटन की फोर्स लगाई। तो खुद का मास है 1 kg और ये 1 मीटर जमीन पे रखी हुई। प्रश्न यह है कि काम करते हैं वेरिएबल में ले लेते हैं, आप लोगों के लिए आसान रहेगा। वेरिएबल में कैसे? फोर्स हमने F लगाई, का मास M ले लेते हैं और इसकी लेंथ है। क्वेश्चन इज, मुझे बताओ यहां से x दूरी पर टेंशन कितनी होगी। x दूरी पर टेंशन कितनी होगी ये हमें क्वेश्चन में बताना है। जब आपको x दूरी में टेंशन निकालनी है, आप कैसे करोगे सॉल्व? आप इसको क्या करोगे, सबसे पहले तो दो पार्ट्स में तोड़ दो। आप रस्सी को जब दो पार्ट्स में बांट दोगे, आपको क्या दिखेगा? आपको कुछ ऐसा प्रश्न दिखेगा, हमारे पास एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये। हमने फोर्स लगाई थी F के बराबर, यहां से हमारे पास डिस्टेंस x था, तो ये हमारे पास L माइनस एक्स। अब क्वेश्चन इज, जब आप इसको दो पार्ट में तोड़ दे रहे हो तो वाई शुड दिस पार्ट मूव, ये पार्ट आगे की ओर बढ़ेगा ही क्यों? तो बड़ा सिंपल सी बात है, ये वाला जो एरिया था ये इसके साथ चिपका हुआ था, ये वाला एरिया जब इसके साथ चिपका हुआ था तो इसके चिपकने की वजह से इसको आगे की ओर खींच रहा होगा, तभी तो ये पार्ट आगे बढ़ेगा। तो
तो ये एरिया इस पे आगे की ओर कुछ फोर्स लगा रहा था, जिसकी वजह से ये आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही है। ये अगर इस पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है तो इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन, ये उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में टी फोर्स लगा। तो दिस विल बी द टेंशन एट दिस क्रॉस सेक्शन। बिफोर मूविंग अहेड पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा टेंशन है ही क्यों। जैसे आपको रस्सी के केस में होता है ना, आप पकड़े उसे खींचते हो तो मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहां पर भी यही हो रहा है, यहां के मॉलिक्यूल और यहां के मॉलिक्यूल जब आपने फोर्स लगाई है थोड़े दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। जब मॉलिक्यूल दूर जाने की कोशिश करते हैं तो एक दूसरे को खींचते हैं, तो ये वाले मॉलिक्यूल जिसे अपनी ओर खींच रहे हैं और ये वाले मॉलिक्यूल इसे अपनी ओर खींच रहे हैं, और इसकी वजह से ये वाली टेंशन आ रही है। ये टेंशन हम लोगों ने, ये टेंशन कितनी होगी ध्यान से देखो। मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। हमारे पास m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m1 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, बड़ा सिंपल सा है। टोटल लेंथ जब l थी तो मास हमारे पास m, यूनिट लेंथ के लिए हमारे पास मास हो जाएगा m/l। और अगर आपको इस x लेंथ की बात करनी है तो ये हो जाएगा m/l इंटू, दिस इज द मास ऑफ दिस। तो m1 का मास आ गया हमारे पास, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू इस एलिमेंट की। वैसे ही m2 की बात करते हैं, m2 हो जाएगा टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू इसकी लेंथ, और इसकी लेंथ है हमारे पास l माइनस एक्स। तो क्या होगा इसमें, आप सिस्टम ऐसे बना लो। अब जब ये सिस्टम बनाओगे आप कहोगे कि यार फिर वही चीज है, नेट फोर्स हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। नेट फोर्स बाहर से केवल F लग रही है, टोटल मास तो हमारे पास अभी भी m ही रहेगा, और एक्सेलरेशन अगर a है तो a की वैल्यू आ गई F/m। पहली चीज तो एक्सेलरेशन निकाल ली। निकालना हमें इन द एंड क्या था, टेंशन था। टेंशन बताओ भैया, टेंशन निकालने के लिए क्या करोगे? सिर्फ इसको पकड़ो। इसको जब आप पकड़ोगे आपको दिखेगा आगे की ओर टेंशन T लग रही है, इसका मास m1 है, और ये पूरा का पूरा एक साथ आगे की ओर जा रहा है a एक्सेलरेशन से, जो हमने यहां पे निकाला। इसकी भी एक्सेलरेशन a होगी, इसकी भी एक्सेलरेशन a होगी। अगर इसकी एक्सेलरेशन a है तो आप लिखोगे नेट फोर्स विच इज T, इस पे लगने वाली इकलौती फोर्स हमारे पास T है, शुड बी इक्वल टू इसका मास m1 इंटू इसकी एक्सेलरेशन a। सारी की सारी वैल्यूज उठा के रख दो। m1 हमारे पास है m/l इंटू एक्स के बराबर, एक्सेलरेशन हमारे पास है F/m के बराबर, m से m काट दोगे तो टेंशन आ जाएगा Fx/l के बराबर। क्या जाएगा? तब टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। x की वैल्यू 0 रखोगे तो टेंशन 0 हो जाएगा, मतलब इस एंड पे टेंशन नहीं होगी। x की वैल्यू l रखोगे तो टेंशन f हो जाएगा, यानी कि इस एंड पे टेंशन f के बराबर। तो यहां से आप तक टेंशन वेरी कर रही है, ये चीज आपको हेल्प करेगा सॉलिड्स में। बट ये क्वेश्चन जनरली एनएलएम में रेयरली आता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इसका यूज हो जाता है, ज्यादा यूज नहीं। कैसा यूज होता है भी क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है ये, A uniform metal chain of mass small m and length capital L passes over a massless and frictionless pulley. It is released from rest with a part of small l hanging on the one side and rest of the length hanging on the other side of the pulley. At certain point of time when small l is equals to capital L by x, the acceleration of the chain is g by 2, the value of x is okay. इसने कहा है कि जब स्मॉल l की वैल्यू कैपिटल L by x है तो ये हो जाएगा हमारे पास L माइनस L by x। एट दैट टाइम एक्सेलरेशन ऑफ चेन इज g by 2। ठीक है, ध्यान से देखो। हम एक काम करते हैं, डायग्राम दोबारा बना लेते हैं। हमारे पास पुल्ली है, यहां पर इस तरीके से चेन लटक रही है, यहां पर इस तरीके। हमारे पास यहां से यहां तक L by x है, यहां से यहां तक L माइनस L by x। तो अगर मैं मास की बात करूं, टोटल मास m में टोटल लेंथ L है, तो मैं फिर से वही कहूंगा L लेंथ का मास अगर स्मॉल m है, यूनिट लेंथ का मास हमारे पास m बाय कैपिटल L हो जाए।
इसका मास अगर मुझे निकालना हो L बाय एक्स तो हो जाएगा M बाय एल टाइम्स L बाय एक्स, यानी कि हो जाएगा M बाय एक्स। और अगर इसका निकालना हो L माइनस एल बाय एक्स का तो वो हो जाएगा M बाय एल, मतलब यहां से आ रहा हूं मैं डायरेक्ट, इसको L माइनस एल से एक्स, L माइनस एल बाय एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, उसको भी L माइनस एल बाय एक्स से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा M माइनस। तो मेरे पास इसका मास भी आ गया, इसका मास है M बाय एक्स, इसका मास है M इंटू 1 - 1। अब आपके पास एक्सेलरेशन उसने g/2 बोला है, तो मैं फिर से सिस्टम बनाओ भैया। सिस्टम में हमारे पास पूरी चेन आएगी, और ये वाला सवाल अगर किसी के दिमाग में आए कि सर आपने ये वाला पोर्शन क्यों नहीं पकड़ा, कि उसने उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं, बोला इधर इतना, बात खत्म। तो वो ऊपर वाले को खुद ही नेग्लेक्ट करके चल रहा है, तो हम भी नेग्लेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जेईई मेन से बैठ के सर ये तो क्वेश्चन ही गलत था तो मैं छोड़ आया, क्या इसमें मुझे बोनस मार्क्स मिलेंगे, बेटा ऐसा कुछ मत करके आना प्लीज। वो अगर इग्नोर कर रहा है तुम भी इग्नोर कर दो, उसी अकॉर्डिंग वो आंसर निकाला होगा उसने। इतना थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस रखनी पड़ेगी, वहां पे चीजें ऐसी गलत नहीं मानी जाती, वो सही मान के चलते। मुझे पता है कि ये चीज हम भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वो भी नेग्लेक्ट कर रहा है, सभी दुनिया में नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अगर तुमने उसको नेग्लेक्ट नहीं किया तो तुम फंस जाओगे, बाकी सबका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां पे जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा mg इंटू 1 - 1/x। यहां पे जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा mg बाय एक्स, तो मैंने इसको g से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको g से मल्टीप्लाई। अब अगर आपको दिख रहा हो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मुझे लिखना है, इधर फोर्स लग रही है, इधर फोर्स लग रही है, तो मैं इधर लिखूंगा mg इंटू 1 - 1/x माइनस mg बाय एक्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन g/2 होनी चाहिए, एक्सेलरेशन वो g/2 चाहता है, एक्सेलरेशन अगर वो g/2 चाहता है, मैं यहाँ पे g/2 लिख दूँ, यहाँ से mg, फिर mg कट जाएगा, 1 - 1/x इक्वल्स टू 1/2। इधर लाओ, 1/2 इज 2/x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई अपने पास 4 के बराबर, तो ये हमारे पास आ गया x इक्वल टू 4। सिंपल सा क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल इसमें भी कुछ नहीं है, बस ये था कि ब्लॉक की जगह उसने चेन दे दिया, फिर आपको चेन का मास निकालना पड़ा। तो अगर वो मास रोप विद मास आ जाता है तो जो मेहनत होती है वो मास वास निकालने में ही हो जाती है, बाकी सारी चीजें आसान रहती है। मास निकालना और ध्यान रखना कि हाँ इसका मास ऐसा है, इसकी फोर्स ऐसी लगेगी, इसका मास ऐसा है, अदरवाइज चीजें सिंपल है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इनका ध्यान रखना है बेटा, ऐसे नहीं बस करा के सॉल्व करके निकल दिए, ध्यान भी रखना है आगे अगर आए तो क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तभी आपको जेईई में आसान लगेगा जब ऐसी चीजों की प्रैक्टिस आपकी सफिशिएंट रहेगी, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद देखो, वैसे तो अपने कंस्ट्रेंट रिलेशन है, पर क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है तो कल अपने पास फ्रिक्शन है, तो कल हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के फ्रिक्शन से पहले कंस्ट्रेंट रिलेशन के फॉर्मूलाज वगैरह, बहुत से फॉर्मूलाज होते हैं, कंस्ट्रेंट रिलेशन के फॉर्मूलाज और सूडो फोर्स, ये दो चीजें देखेंगे, फिर हम लोग फ्रिक्शन पे आएंगे। और फ्रिक्शन में भी ज्यादा कुछ नहीं होता है, अगर आपको बेसिक आइडिया मिल जाता है कि हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, उसके बाद बस मेजर जो क्वेश्चंस होते हैं, इंक्लाइन प्लेन हो गया या फिर टू ब्लॉक प्रॉब्लम हो गया, यही दो चीजों, ये दो चीजों के अलावा फ्रिक्शन में भी कुछ खास नहीं होता है। मुश्किलें आती है हमारे पास जब वर्क पावर एनर्जी या फिर रोटेशनल मोशन या फिर उसमें जब फ्रिक्शन आता है तब फ्रिक्शन टफ लगता है। एनएलएम का फ्रिक्शन आसान है, टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स आसान है, एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा, आप लोग प्रैक्टिस करोगे 3 क्वेश्चंस की, आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं, इसको ढंग से करके आना, कल हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे और ये सब खत्म करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो।